हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका बहुत बहुत गॉगल गुरु ऑडियो बुक चैनल पर। आप सुन रहे हैं दौलत के खिलाड़ी एपिसोड नंबर 10। देवराज चौहान और महादेव को स्टेशन वैगन में ले जाया गया। उनके अलावा 8-10 हथियारबंद आदमी वैगन में मौजूद थे। वैगन ठसाठस भरी हुई थी। कुछ कर गुजरने की बात तो दूर, हिलने तक की गुंजाइश न थी वहां। दोनों चिपके से बैठे थे। वैगन तेजी से दौड़ी जा रही थी। नंबर 7 और नंबर 20 वैगन के ड्राइवर की बगल में बैठे थे। देवराज चौहान और महादेव की निगाहें आपस में मिली। अब महादेव ने मध्यम स्वर में पूछा, आराम से बैठे रहो। देवराज चौहान बोला, जानते हो यह हमें कहाँ ले जा रहे हैं? हाँ, अपने उस डॉक्टर मूर्ति के पास। मालूम है, हमारे कंधों में ऑपरेशन करके उनमें ट्रांसमीटर बम लगा देंगे। जो भी हम आपस में या किसी दूसरे से बात करेंगे उन्हें महेश चंद्र सुनता रहेगा। जब हम उसके हक की बात नहीं करेंगे या उसके खिलाफ काम करेंगे तो वह रिमोट कंट्रोल का बटन दबाकर हमें उड़ा देगा। हम तो उसके चलते फिरते बंदी हो गए, तो आप कर भी क्या सकते हैं? देवराज चौहान बोला, कुछ नहीं कर सकते। नहीं, हमारी स्थिति ही ऐसी है कि अगर हमने कुछ करने की चेष्टा भी की तो हम मारे जाएंगे। मतलब कि ब्लैकमेल हम पर भारी पड़ा। हाँ, हल्का भारी तो चलता ही रहता है। पर तुम तो अजीब सी बातें कर रहे हो। क्यों? जो बातें तुम्हारे हक में नहीं वो अजीब हो गई? हाँ, हो गई। महादेव ने झल्लाकर आसपास मौजूद हथियारबंद आदमियों को देखा। ऑपरेशन के बाद जानते हो हमारी क्या हालत होगी? हम महेश की कठपुतली बनकर रह जाएंगे। वह जैसे हमें चाहेगा वैसे ही नचाएगा और आखिर में हमें खत्म कर देगा। महादेव का स्वर चिंता से भरा हुआ था। जो होना है वह होकर ही रहेगा। देवराज चौहान ने लापरवाही से कहा, इसका मतलब तुम्हें आने वाले हालातों की जरा भी चिंता नहीं है? है, तभी तो आराम से खामोशी से बैठा चिंता का जश्न मना रहा हूँ। देवराज चौहान का रवैया देखकर महादेव होठ बिच कर रह गया। हालातों को सब समझ रहा था। देवराज चौहान भी इन्हीं बातों की चिंता में था, परंतु वह यह भी जानता था कि इस समय देवराज चौहान के बस में नहीं है कि वह कुछ कर गुजर कर बच निकले। उसकी तरह वह भी मजबूर था। मजबूर न होता तो इस तरह वह आराम से न बैठा होता। अब तक बहुत कुछ हो चुका होता। महादेव ने विवशता भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। तो जो हो रहा है होने दें। हाँ, चाहे वह हरामजादा डॉक्टर मूर्ति हमारे कंधे पर बम फिट कर दे। महादेव बोला, इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। चुप बैठो। तभी उनमें से एक हथियार बंद व्यक्ति दहाड़ा, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, तुम लोगों की जुबान मुंह में नहीं पड़ रही। अब की बोले तो बट मारकर दांत तोड़ दूंगा। महादेव ने दांत खींचकर मुंह घुमा लिया। वैगन तेजी से दौड़ी जा रही थी। महेश चंद्र ने गलत नहीं कहा था। ऑपरेशन आधे घंटे का ही था, परंतु उन दोनों को ऑपरेशन करने के पहले बेहोश कर दिया गया था। क्या हुआ क्या नहीं हुआ उन्हें कुछ पता नहीं चला। जब उन्हें होश आया तो खुद को साफ सुथरे कमरे में पाया। डबल बेड पर दोनों मौजूद थे। लगता है हमारा ऑपरेशन कर दिया गया है, देवराज चौहान ने कहा। नहीं किया, महादेव ने विश्वास भरे स्वर में कहा। यह तुम कैसे कह सकते हो कि नहीं किया? देवराज चौहान ने पूछा। तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? नहीं। ऐसा लगता है कि ऑपरेशन हुआ हो, बदन में किसी चीज के मौजूद होने का एहसास है तुम्हें? बिल्कुल नहीं। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। फिर कैसे कह सकते हो कि ऑपरेशन हुआ है? हमारे बदन में बम फिट किया गया है। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। फिर पास ही पड़े पैकेट पर निगाह पड़ी तो उठाकर सिगरेट सुलगा ली। माना कि तुम ठीक कह रहे हो। मानते हो ना? महादेव खुश हो गया। अब जरा मेरी बात का जवाब दे दो। क्या? अगर ऑपरेशन नहीं किया गया तो यहाँ पर लाकर हमें बेहोश क्यों किया गया? हमारे दिमागों में यह ठूसने के लिए कि हमारे शरीर में बम फिट कर दिए गए हैं। मामला कुछ जमता नहीं, इतना सब कुछ किया गया और हुआ कुछ भी नहीं। तुम शक्की ही रहोगे, तभी जिंदा हूं, नहीं तो देवराज चौहान का नाम कब का मिट चुका होता। कहने के पश्चात देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। कलाई पर बंदी घड़ी में समय देखा तो उछल पड़ा। चेहरे पर आश्चर्य की गहरी परतें उभरती चली गई। उसको हैरान होता देखकर महादेव की आंखें सिकुड़ गई। क्या हो गया? महादेव, हमारे शरीर में बम फिट हो चुके हैं। देवराज चौहान के होठों से निकला। क्या मतलब? महादेव जोरों से चौंका। हम किस तारीख को यहाँ आए थे? 20 को। और आज कितनी है? महादेव ने तुरंत अपनी घड़ी देखी और अगले ही पल हक्का बक्का रह गया। 23, मतलब कि आज हमें यहाँ पर चौथा दिन है। इतने लंबे वक्फे में हम बेहोश रहे, जबकि ऑपरेशन मामूली सा था। जानते हो इतनी देर हमें बेहोश क्यों रखा गया है? क्यों? महादेव की समझ में कुछ न आ रहा था। इसलिए कि मामूली से ऑपरेशन से जो बम नुमा ट्रांसमीटर हमारे शरीर में फिट किया है उसका जख्म भर जाए और इस बात का एहसास हमें ना हो सके कि हमारे शरीर में कौन से हिस्से में बम फिट किया गया है। अब जबकि जख्म पूरी तरह भर चुका है तो हमें होश में आने दिया गया। महादेव के होठों से कोई बोलना फूटा। बोलो, अब क्या कहते हो? बम फिट किया है हमारे शरीर में या नहीं? देवराज चौहान हंसा।
मतलब कि हमारी जिंदगी अब महेश चंद्र के रहमो करम पे है। हाँ, उल्लू का पट्टा। कौन? डॉक्टर मूर्ति? नहीं, महेश चंद्र। जी भरकर गालियां दे दो उसे। देवराज चौहान पुनः हंसा। उससे क्या होगा? तुम्हारे दिल की भड़ास निकल जाएगी, ब्लड प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। देवराज चौहान ने कश दिया। महादेव होठ बीच कर रह गया। तभी दरवाजा खुला और एक सभ्य से दिखने वाले व्यक्ति ने भीतर प्रवेश किया। दोनों की निगाहें उस पर जा टिकी। करीब पहुंचकर वह मुस्कुराया। आप दोनों तो बिल्कुल स्वस्थ नजर आ रहे हैं। क्यों, हमें क्या होना था? महादेव ने दांत भींच कर कहा। वह मुस्कुराता ही रहा। तुम कौन हो? देवराज चौहान बेड से नीचे उतर आया। मुझे डॉक्टर मूर्ति कहते हैं। देवराज चौहान बिना कुछ कहे उसे घूरता रहा। आप लोगों के शरीरों में बम नुमा ट्रांसफर फिट कर दिया गया है। तुमने किया है? महादेव ने तीखे स्वर में कहा। हाँ। एकाएक महादेव बेड से उछला और आगे बढ़कर डॉक्टर मूर्ति की गर्दन थाम ली। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, डॉक्टर के बच्चे। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, डॉक्टर मूर्ति अपनी गर्दन छुड़ाता हुआ बोला। ब्लैकमैन साहब, तुम लोगों की बातें सुन रहे हैं। जहां भी तुम लोग गलत कदम उठाओगे वह तुम लोगों को बम से उड़ा देंगे। अच्छा यही होगा कि ऐसा कुछ मत करो जिससे कि तुम लोगों के शरीरों की धज्जियां उड़ जाए। छोड़ दो महादेव। महादेव ने डॉक्टर मूर्ति की गर्दन छोड़ी और दांत भींचकर पीछे हट गया। देख लूंगा तुम सबको, महादेव चीखा। डॉक्टर मूर्ति के होठों पर शांत मुस्कुराहट उभरी। अपने आप पर काबू रखो महादेव। महेश चंद्र ने हमें ऐसे फंदे में फंसा डाला कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं कुछ भी। करना वही है जो ब्लैकमैन चाहता है, देवराज चौहान बोला। हमारी हालत तो भाड़े के टट्टुओं से भी बदतर हो गई, महादेव चिल्लाया। जाहिर है, हुक्म के गुलाम भी बिना डर के काम करते हैं और हमें हर समय डर कर काम करना पड़ेगा। तभी डॉक्टर मूर्ति बोला, ब्लैकमैन साहब का आखिरी मैसेज तुम दोनों तक लाया हूं, सुन लो। इसके बाद ना तो तुम लोगों को ब्लैकमैन साहब का कोई मैसेज मिलेगा, ना ही कोई आदेश। और जिस मोड़ पर वह देखेंगे कि तुम लोग उनके खिलाफ चल रहे हो तो वह रिमोट कंट्रोल का बटन दबाकर तुम दोनों के शरीरों को ब्लास्ट कर देंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि अपनी बेहतरी के लिए काम करो। जो ब्लैकमैन साहब कहते हैं सिर्फ वही करो। देवराज चौहान और महादेव की निगाहें डॉक्टर मूर्ति पर टिकी थी। ब्लैकमैन साहब का कहना है कि जो भी पहली मुलाकात तुम लोगों की जसवंत मेहरा से हो, उसी मुलाकात में मेहरा को खत्म हो जाना चाहिए, नहीं तो शायद तुम दोनों के शरीरों को ब्लास्ट कर दिया जाए। साथ ही उनका यह भी कहना है कि मेहरा से तुम लोगों की दूसरी मुलाकात तो हर हाल में अंतिम ही होनी चाहिए। अगर पहली दो मुलाकातों में जसवंत मेहरा जिंदा बच गया तो तुम दोनों को हर हाल में खत्म कर दिया जाएगा। इससे ज्यादा ब्लैकमैन साहब तुम लोगों को मौका नहीं देंगे। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। सुना, महादेव बोला। यहाँ से बाहर तुम लोगों को कहीं भी छोड़ दिया जाएगा, डॉक्टर मूर्ति बोला। ब्लैकमैन ने टाइम लिमिट भी दी है कोई? देवराज चौहान ने पूछा। नहीं, इस बारे में ब्लैकमैन साहब ने कोई आदेश नहीं दिया, डॉक्टर मूर्ति बोला। बेशक महीना लग जाए या इस दौरान हम जसवंत मेहरा से मुलाकात ना करें तो। डॉक्टर मूर्ति के चेहरे पर हिचकिचाहट के भाव उभरे। इस सिलसिले में मेरे पास कोई आदेश नहीं है, डॉक्टर मूर्ति धीमे स्वर में बोला। गुड। देवराज चौहान के होठों पर जहरीली मुस्कान रेंगी। अपने ब्लैकमैन साहब से कह देना, वैसे तो वह हमारे बदन में फिट ट्रांसमीटर द्वारा सुन ही रहे होंगे, कि जसवंत मेहरा से पहली या दूसरी मुलाकात में उसे खत्म कर देना। कर देंगे, उसे खत्म कर देंगे, हर हाल में खत्म कर देंगे। उसकी लाश ब्लैकमैन के कदमों में डाल देंगे। डॉक्टर मूर्ति ने कोई जवाब न दिया। अब एक आखिरी बात बता दो डॉक्टर, क्या हमारे शरीर में कौन से हिस्से में वह ट्रांसमीटर बम फिट किए गए हैं? डॉक्टर मूर्ति ने नकारात्मक मुद्रा में सिर हिलाया। अगर यह बात तुम लोगों को बतानी होती तो 3 दिन बेहोश क्यों रखते? 3 दिन इसलिए बेहोश रखा गया है तुम्हें कि तुम लोग जान ना सको कि यह काम शरीर के कौन से हिस्से में किया गया है। असरदार इंजेक्शन दिए गए ताकि कांटे का जख्म शीघ्र भर जाए। उस पर ऐसी दवाई लगाई गई कि वहां पर कोई ऐसा निशान बाकी ना रहे जिससे कि तुम लोग इस बात का अनुमान भी लगा सको। देवराज चौहान मुस्कुराया। बहुत चालाकी से काम किया गया है डॉक्टर, कुछ भी समझो। वैसे ब्लैकमैन तो कह रहा था कि बम नुमा ट्रांसमीटर कंधे में लगाएंगे। ब्लैकमैन साहब क्या कहते हैं, क्या करते हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। डॉक्टर मैं हूँ, ब्लैकमैन साहब नहीं। कोई काम कैसे करना है यह मैं जानता हूँ। ब्लैकमैन साहब को तो सिर्फ काम तसल्ली बख्श चाहिए। डॉक्टर मूर्ति का स्पष्ट जवाब सुनकर देवराज चौहान को इस बात का एहसास हो गया कि इससे यह बात नहीं मालूम की जा सकती कि बम नुमा ट्रांसमीटर शरीर के कौन से हिस्से में दफन किया गया है। जबरदस्ती करनी भी फिजूल थी। ब्लैकमैन यानी कि महेश चंद्र कभी भी क्रोध में आकर रिमोट कंट्रोल का बटन दबा सकता था। कभी डॉक्टर मूर्ति ने उसकी विचारधारा तोड़ी। आओ तुम लोगों को यहाँ से दूर छोड़ दिया जाए। जरूरत नहीं, महादेव बोला, हम खुद ही चले जाएंगे। तुम मूर्ति बने रहो डॉक्टर के बच्चे। जरूरत है, डॉक्टर मूर्ति ने शांत स्वर में कहा। हम नहीं चाहते कि हम क्या, ब्लैकमैन साहब नहीं चाहते कि तुम लोग इस जगह के बारे में जानकारी रखो। हम सिर्फ उनकी बात पर अमल कर रहे हैं। ब्लैकमैन डरता है हमसे, महादेव ने व्यंग से कहा। मैंने यह बात ब्लैकमैन साहब से पूछी नहीं, डॉक्टर मूर्ति पूर्ववत लहजे में बोला।
उसने तो हमारे शरीरों में बम फिट कर रखे हैं, हम जहां भी गड़बड़ करेंगे वह हमें उड़ा सकता है। फिर उसे इस बात से क्या डर कि हम उसका कौन सा ठिकाना जानते हैं कौन सा नहीं, महादेव ने कहा। बेहतर होगा कि यह बात तुम ब्लैकमैन से ही करना। मैं तुम लोगों से वही बात कर रहा हूँ जो मेरे हद में है और जो मुझे करनी चाहिए। डॉक्टर मूर्ति ने मुस्कुराहट भरे स्वर में कहा, तुम लोगों के बारे में सिर्फ इतना कहा गया है कि तुम बहुत खतरनाक हो। इस बात को मद्देनजर रखते ही यहाँ पर तुम्हें संभाले रखा, परंतु अब तुम लोगों से हमें कोई खतरा नहीं हो सकता, क्योंकि गड़बड़ के समय ब्लैकमैन साहब तुम लोगों के शरीर को फौरन ब्लास्ट कर सकते हैं। साला एक ही बात को बार बार दोहरा रहा है, महादेव कहर भरे स्वर में बोला। यह कोरी धमकी नहीं है, ब्लैकमैन साहब का आदेश है कि यह बात तुम दोनों के दिमाग में ठूस ठूस कर भर दी जाए कि ब्लैकमैन साहब के खिलाफ कदम उठाते ही फौरन मौत हासिल होगी। महादेव कुछ कहने को हुआ कि होठ भींच कर रह गया। अपने बदन में फिर ट्रांसमीटर नुमा बम का उसे ध्यान आ गया था, वरना वह तो मूर्ति की गर्दन तोड़ देने को आमादा था। आओ। डॉक्टर मूर्ति देवराज चौहान और महादेव को लेकर बाहर निकला। सदर द्वार पर ही वैगन खड़ी थी, जिसका पिछला दरवाजा खुला था। उन दोनों को वैगन के भीतर पहुंचा दिया गया। पूरी इमारत खाली पड़ी थी, उन्हें कोई भी नजर न आया था सिवाय डॉक्टर मूर्ति और वैगन के ड्राइवर के। इमारत में कोई नजर नहीं आ रहा, देवराज चौहान ने पूछा। कोई है ही नहीं तो नजर कैसे आएगा, डॉक्टर मूर्ति मुस्कुराया। यानी कि यहाँ पर सिर्फ तुम ही हो? हाँ, तुम दोनों के जिस्मों में बम फिट करने के बाद मैंने सबको चले जाने को कह दिया था, क्योंकि बम लग जाने के बाद तुम लोग कोई भी शरारत करने के काबिल जो ना रहे। देवराज चौहान के होठों पर कड़वी मुस्कान नाच उठी। ठीक कहते हो, ब्लैकमैन ने वास्तव में ऐसा जकड़ा है कि हम आजाद नहीं हो सकते। डॉक्टर मूर्ति ने वैगन का दरवाजा बंद कर दिया। ड्राइवर ने वैगन आगे बढ़ा दी। वैगन के शीशे काले थे, बाहर का नजारा स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था। वैसे भी उन्हें यह जानने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी कि डॉक्टर मूर्ति कहाँ रहता है। आधे घंटे बाद ड्राइवर ने वैगन रोकी और गर्दन घुमाकर दोनों को देखते हुए नीचे उतरने का आदेश दिया। दोनों ने दरवाजा खोला और वैगन से बाहर आ गए। ड्राइवर ने नीचे उतरकर वैगन का दरवाजा बंद किया और वापस स्टीयरिंग सीट पर जा बैठा। फिर वैन आगे बढ़ा दी। दोनों सड़क के किनारे खड़े वैगन को दूर जाते देखते रहे। वैगन के निगाहों से ओझल होते ही दोनों ने एक दूसरे को देखा। गए काम से, महादेव ने कड़वे स्वर में कहा। देवराज चौहान हंसा। तुम हंस रहे हो तो और क्या करूं, तुम्हारी तरह झल्लाने से हासिल क्या हो जाएगा। कहता तो तुम ठीक हो, महादेव किटकिटा उठा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। अब क्या करें? करना क्या है, देवराज चौहान ने लापरवाही से कहा। मौका देखो और जसवंत मेहरा को खत्म कर दो। मेहरा को मारोगे? महादेव ने घूर कर उसे देखा। हाँ, गद्दारी करोगे उससे? अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। मत भूलो महादेव कि महेश चंद्र ने हमारे शरीरों में बम फिट कर रखे हैं। वह जब जी चाहे हमें खत्म कर सकता है। उसके प्रकोप से बचने का एक ही रास्ता है कि हम जसवंत मेहरा को खत्म करें। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। महेश चंद्र ने बहुत ही खतरनाक खेल खेला है हमारे साथ, हम चाहकर भी बच नहीं सकते। जो वह चाहता है वह हमें करना ही पड़ेगा, अगर अपनी जान बचानी है तो। हम बुरी तरह फंसे पड़े हैं। पागल हो तुम, महादेव ने सख्त स्वर में कहा। क्या मतलब? मतलब के बच्चे, तुम्हारी अक्ल क्या घास चढ़ने गई है, महादेव ने विशेले स्वर में कहा। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि जब तक जसवंत मेहरा जिंदा है तब तक ही हम जिंदा है। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कुराहट उभरी। क्या मतलब? इधर हमने जसवंत मेहरा को मारा, उधर महेश चंद्र ने रिमोट कंट्रोल का बटन दबाकर हमें खत्म कर देना है। एक नंबर का हरामी है महेश चंद्र, अभी तक तुम उसे समझे नहीं। समझ चुका हूँ और जो बात तुम कह रहे हो वह भी जानता हूँ, फिर भी जसवंत मेहरा को मारने पर तुले हो। यह काम तो हमें करना ही पड़ेगा महादेव, इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं हमारे पास। रही बात कि ब्लैकमैन हमारे साथ क्या करता है या किस्मत पर छोड़ते हैं, हो सकता है अभी हमारी जिंदगी बाकी हो, ब्लैकमैन हमें छोड़ दे, माफ कर दे। यह देवराज चौहान कह रहा है। महादेव ने आंखें फाड़ कर उसे देखा। क्यों, यह बात देवराज चौहान नहीं कह सकता क्या? जान तो सबको प्यारी होती है। तुम बेमौत मरोगे और मुझे भी मरवा के मानोगे देवराज चौहान। अगर तुम्हें मेरे विचार पसंद नहीं तो मुझसे अलग हो सकते। तुम गंभीर हो? हाँ, लेकिन मैं अलग कैसे हो सकता हूँ? मेरे शरीर में बम फिट है। अलग होते ही हरामजादा ब्लैकमैन रिमोट कंट्रोल का बटन दबा देगा, मेरे शरीर की धज्जियां उड़ जाएंगी। महादेव गुर्राया। शायद ऐसा ही हो। तुम्हारे साथ रहना ही मेरा नसीब है अब तो, और बेमौत मरने के समान भी। देवराज चौहान मुस्कुरा कर रह गया। दोनों सड़क पर आगे बढ़े जा रहे थे, तभी सामने दुकान देखकर देवराज चौहान बोल उठा। मैं जरा सुसु करके आता हूँ। महादेव के कुछ कहने से पहले ही देवराज चौहान दुकान की तरफ बढ़ गया। महादेव कुछ समझ ना सका, असमंजसता में भरा वहीं खड़ा रहा। देवराज चौहान को दुकान पर खड़े देखता रहा। करीब 10 मिनट बाद वह वापस लौटा। उसके हाथ में कॉपी पेन था। महादेव ने कुछ कहने को मुंह खोला, तभी देवराज चौहान ने होठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का संकेत किया। महादेव चौंका। देवराज चौहान के इशारे का मतलब वो फौरन समझ गया था। देवराज चौहान ने कॉपी पर लिखा उसकी तरफ बढ़ा दिया। कर आए सुसु? एकाएक महादेव ने पूछा।
हाँ, बहुत देर लगा दी। धार लंबी थी। महादेव ने कॉपी पर लिखा पड़ा, जो भी बात करो ब्लैकमैन के हक में करो। यह ना भूलो कि वह हमारी बातें सुन रहा है और जब चाहे हमें खत्म कर सकता है। मुझे सोचने का मौका दो कि इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। हम इस वक्त जिंदगी और मौत के दरमियान घूम रहे हैं। हमारे मुंह से निकला एक भी गलत शब्द या एक भी गलत कदम हमारी जान ले सकता है। इस बारे में सावधान रहो। पढ़ने के पश्चात महादेव ने देवराज चौहान को देखकर सहमति में सिर हिलाया। देवराज चौहान ने कॉपी वापस ले ली। अब क्या किया जाए? महादेव ने उकताहट भरे स्वर में कहा। मुझे तो भूख लग रही है। साले डॉक्टर ने खाने को कुछ दिए बिना ही विदा कर दिया। रास्ते में कोई रेस्टोरेंट नजर आए तो बताना, देवराज चौहान बोला। दोनों आगे बढ़ते रहे। जसवंत मेहरा के बारे में क्या विचार है? उसे कैसे खत्म करना है? अभी जसवंत मेहरा के ठिकाने पर जाने का कोई फायदा नहीं। तुम तो जानते ही हो कि वह दुबई गया हुआ है और 2-3 दिन बाद ही लौटेगा। यह 2-3 दिन हमें यूं ही इधर उधर घूम कर बिताने होंगे। मेरे ख्याल में इस दौरान भूरेलाल से मुलाकात करना भी ठीक नहीं होगा। क्यों? वह एक ही बात पूछेगा कि महेश चंद्र को हमने खत्म किया या नहीं। काम पूरा करने में हम इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? ऐसे ही सिरदर्दी भरे सवाल करता रहेगा। बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन जसवंत मेहरा को खत्म करते समय हम भूरेलाल का क्या करेंगे? मेरे ख्याल से उस वक्त भूरेलाल को भी समाप्त करना पड़ेगा, वरना वह हमारे लिए खतरे का सौदा बन सकता है और हमें किसी तरह का खतरा मोल नहीं लेना। ठीक, बिल्कुल ठीक। महादेव ने इस तरह सिर हिलाया जैसे ब्लैकमैन उसे देख रहा हो। रेस्टोरेंट में दोनों ने खाना खाया। इस दौरान उनमें कोई खास बात नहीं हुई। बिल पे करके दोनों बाहर निकल आए। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। अब कहाँ रहा जाए? महादेव बोला। उस फ्लैट पर अभी तो जाना ठीक नहीं जहां ब्लैकमैन के आदमियों ने हमें पकड़ा था। इस बात की खबर भूरेलाल को मिल गई होगी, देवराज चौहान बोला। उसने इस बारे में पूछा तो कोई झूठा जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। जब तक मेहरा वापस नहीं आता दूर रहना ही ठीक है। तो किसी होटल वगैरह में रह लेते हैं। तब पैसे तो हमारे पास है नहीं, महादेव बोला। साले महेश चंद्र ने 16 करोड़ का वायदा किया था कि वह देगा, दिया एक पैसा भी नहीं। शायद बाद में दे दे। बाद में तो जान बच जाए, यही बहुत है। जवाब में देवराज चौहान हंस कर रह गया। करीब 1 घंटा बाद देवराज चौहान और महादेव ने बेहद घटिया से होटल में डेरा जमाया। पास में पैसे कम होने की वजह के कारण महादेव मन ही मन विचलित था। वह जानता था कि देवराज चौहान ही ऑपरेशन द्वारा बदन में रखे गए बम से किसी प्रकार छुटकारा दिलाएगा, तभी वह चैन की सांस ले पाएगा। दिक्कत तो यह थी कि वह इस सिलसिले में कोई बात भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस बात को महेश चंद्र उनके शरीर के किसी हिस्से में मौजूद ट्रांसमीटर से सुन लेता था। उन्हें बेहद सावधानी से बात करनी पड़ रही थी। मैं कुछ कमजोरी सी महसूस कर रहा हूँ, महादेव बोला। 1-2 घंटे आराम करूंगा। मैं भी। देवराज चौहान के शब्द अधूरे रह गए। वातावरण में पुलिस सायरन की आवाज गूंज उठी थी। दोनों ने प्रश्न भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा। होटल के बाहर सायरन की आवाज आकर रुक गई। मुझे गड़बड़ लग रही है, महादेव ने कहा। कुछ क्या? पूरी गड़बड़ लग रही है, देवराज चौहान बोला। मैं देख कर आता हूँ। संभल कर, हमारे ग्रह पहले ही खराब चल रहे हैं, महादेव ने कड़वे स्वर में कहा। देवराज चौहान बाहर निकल गया। 2 मिनट बाद ही वापस लौटा। चेहरे पर उलझन के भाव थे। क्या हुआ? इंस्पेक्टर वानखेड़े, देवराज चौहान ने होठ बीच कर कहा। वानखेड़े? महादेव चौका। हाँ, उसने पूरे दल बल के साथ छापा मारा है होटल में। यहाँ बुरे धंधे जो होते हैं। बुरे धंधे? वेश्यावृत्ति। ओह। पुलिस दल एक एक कमरे की तलाशी ले रहा है। वह यहाँ भी आएंगे, देवराज चौहान ने होठ बीच कर कहा। वानखेड़े तलाशी में खुद हिस्सा ले रहा है, कमरों में झांक रहा है। ओह, तब तो वो हमें पहचान लेगा। हाँ, इस समय यही हमारी चिंता का विषय है। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन कैसे? ठहरो, मैं देखता हूँ, देवराज चौहान ने कहा और होठों पर उंगली रखकर महादेव को खामोश रहने का इशारा किया। महादेव ने इशारा समझा। 2 पल की खामोशी के बाद देवराज चौहान ने जल्दी जल्दी कॉपी के कागज पर कुछ लाइनें घसीटी। महादेव खामोशी से उसे यह करता देखता रहा। फरार होने का कोई रास्ता नहीं, देवराज चौहान लिख चुकने के बाद बोला। फिर क्या करें? महादेव के लहजे में चिंता व्याप्त थी। तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ कोई रास्ता, देवराज चौहान ने कॉपी में से कागज फाड़कर तय किया। महादेव समझ नहीं पा रहा था कि देवराज चौहान करना क्या चाहता है। बाहर कहाँ जाओगे? यहाँ तो पुलिस ही पुलिस है, महादेव बोला। साथ ही हाथ के इशारे से पूछा कि वह करना क्या चाहता है। परंतु देवराज चौहान अब जवाब में क्या कहता। अभी आता हूँ मैं, कहने के साथ ही देवराज चौहान बाहर निकल गया। होटल में हो हल्ला मचा पड़ा था। पुलिस की धरपकड़ जारी थी। देवराज चौहान सबकी निगाहों से बचकर एक तरफ जा खड़ा हुआ। किसी को होटल से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। जिस पर भी शक होता उसे पकड़ लिया जाता। पुलिस कई जोड़ों को पकड़ चुकी थी, खास तौर से युवक युवतियों को। देवराज चौहान की निगाह चारों तरफ घूम रही थी। खास तौर से पुलिस वालों को देख रहा था। फिर उसे वानखेड़े नजर आया, जो कि काफी व्यस्त नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर क्रोध और सख्ती के भाव विद्यमान थे। जिन्हें पकड़ा जा रहा था उन्हें एक तरफ अलग खड़ा कर दिया जाता था। तलाशी जारी थी। देवराज चौहान एक तरफ हटकर खड़ा था। पुलिस का जमघट दूर था। देवराज चौहान जानता था
कि कभी भी वानखेड़े की निगाह उस पर पड़ सकती है, और हुआ भी यही। वानखेड़े की निगाह उस पर पड़ी तो वह चौंका, दो पल उसे देखता ही रह गया। फिर उसके हाथ कमर पर बंधे होल्स्टर की तरफ बढ़े। चेहरे पर कठोर भाव आ गए थे। तभी देवराज चौहान ने उंगली उठाकर होठों पर रखी। इंस्पेक्टर वानखेड़े उसका इशारा समझकर मन ही मन चौंका। माथे पर बल उभर आए, रिवॉल्वर हाथ में आ चुकी थी। देवराज चौहान ने पुनः होठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। वानखेड़े कुछ समझा, कुछ ना समझा। देवराज चौहान ने हाथ में पकड़ रखा तय किया कागज उसे दूर से ही दिखाया। वानखेड़े के चेहरे पर आश्चर्य और भी उमड़ आया। कशमकश में फंसा हुआ धीरे धीरे चलता हुआ उसके पास आ पहुंचा। अन्य पुलिस वाले और लोग पीछे थे, अपने काम में बिजी थे। देवराज चौहान ने पुनः अपने होठों पर उंगली रखते हुए उसे न बोलने को कहा और तय किया कागज उसकी तरफ बढ़ाया। वानखेड़े ने उलझन भरे ढंग से कागज थामा, उसे खोला और पढ़ने लगा। देवराज चौहान की तरफ से वह सतर्क था और रिवॉल्वर अभी भी उसके हाथ में थी। वानखेड़े ने पढ़ा। कागज पर लिखा था, मुझसे बोलना नहीं, किसी भी कीमत पर बात नहीं करना। मैं इस समय खतरे में हूँ, बहुत बड़े खतरे में हूँ। मेरे शरीर में ट्रांसमीटर नुमा बम है, कभी भी मुझे खत्म किया जा सकता है। अगर उसे पता चल गया कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो उस स्थिति में भी वह मुझे बम से उड़ाकर रख देगा। वानखेड़े ने उलझन भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा, फिर पढ़ने लगा। तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें बचाया था। अगर वह वीडियो कैसेट में तुम्हें मैडम से वापस ना दिलवाता तो आज ना तुम्हारे जिस्मों पर वर्दी होती, ना ही इज्जत। मैंने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, यह बात तो तुम भी जानते हो, और आज उसी एहसान का बदला चुकाने का मौका आ गया है। भूल जाओ उन बातों को कि तुम पुलिस वाले हो और मैं अपराधी। इस समय सवाल उस तीसरे का है जिसने मेरे और महादेव के शरीर में ट्रांसमीटर नुमा बम फिट किया है। वह अपराधी है, मुझसे कहीं बड़ा अपराधी, समाज का दुश्मन। अगर तुम मेरी बातों से सहमत हो और मुझसे हमदर्दी है तो यह सारा मामला निपटा कर मुझे कमरा नंबर 12 में मिलो। पढ़ने के बाद वानखेड़े ने होठ बीचकर देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान वानखेड़े को ही देख रहा था। वानखेड़े ने कागज जेब में डाला और सिर हिलाकर खामोशी से वापस मुड़ गया। देवराज चौहान ने चैन की लंबी सांस ली और पलटकर वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में पहुंचकर उसने सिगरेट सुलगाई और कश लिया। चेहरे पर गंभीरता के भाव थे। क्या हुआ? महादेव ने पूछा। सब ठीक है, देवराज चौहान बोला। बच गए? पुलिस वाले गए क्या? हाँ, लगता है वह चंद खास लोगों को ही पकड़ने आए थे, अब वह जाने की तैयारी में है। बाल बाल बचे? महादेव ने जानबूझकर लंबी सांस खींची। अब मैं सोने जा रहा हूँ, 2-3 घंटे डिस्टर्ब नहीं करना, देवराज चौहान बोला। मैं भी। उसके बाद वहां चुप्पी छा गई। देवराज चौहान बे आवाज आगे बढ़ा और कुर्सी पर जा बैठा। सोच भरी मुद्रा में सिगरेट के कश ले रहा था। महादेव कुर्सी पर बैठा उसे देखे जा रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि देवराज चौहान क्या चाहता है, क्या करके आया है, आगे वह क्या कदम उठाने जा रहा है। उन दोनों के बीच गहरी चुप्पी व्याप्त रही। करीब आधे घंटे बाद इंस्पेक्टर वानखेड़े ने भीतर प्रवेश किया। वह खामोश और गंभीर था। ट्रांसमीटर बम को मद्देनजर रखते हुए इस बात का पूरा ध्यान रख रहा था कि खामखा की आहट न होने पाए। वानखेड़े ने गहरी निगाहों से महादेव को देखा, फिर निगाहें देवराज चौहान पर जमा दी। देवराज चौहान ने सिगरेट एश ट्रे में मस ली। इसके बाद दोनों में जो बातें हुई खामोशी और चुप्पी के दरमियान लिख कर हुई। वानखेड़े ने लिखा, मुझे सारा मामला बताओ। देवराज चौहान ने लिखा, लंबा मामला है, मेरे पास इतना समय नहीं है कि तुम्हें सारी बातें बता सकूं। तुम सिर्फ हम दोनों के शरीर में छिपे ट्रांसमीटर नुमा बम की तरफ ध्यान दो। वानखेड़े ने लिखा, मैं क्या कर सकता हूँ? देवराज चौहान, तुम चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। हमारे शरीर में दफन ट्रांसमीटर नुमा बम से हमें छुटकारा दिलवा सकते हो, वरना कभी भी हमारा शरीर टुकड़ों में बिखर सकता है। वानखेड़े के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। वह विचारपूर्ण मुद्रा में दोनों को देखता रहा। वानखेड़े ने पुनः लिखा, तुम उसके बारे में बताओ तो सही कि किसने तुम्हारे शरीरों में ट्रांसमीटर नुमा बम फिट किया है। यह बात मैं सिर्फ उत्सुकता के वश पूछ रहा हूँ, बताने में कोई हर्ष तो नहीं। देवराज चौहान ने लिखा, ब्लैकमैन। वानखेड़े के चेहरे पर चौंकाहट के भाव उभरे। कई पलों तक वह देवराज चौहान को देखता रहा। देवराज चौहान ने लिखा, तुम चाहो तो हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकते हो। वानखेड़े होठ बीचकर कई पलों तक देवराज चौहान को देखता रहा। उनके बीच लिखकर बात करना भी काफी देर तक बंद रहा। आखिरकार वानखेड़े ने लिखा, तुम लोग यहीं रहो, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। देवराज चौहान, कर नहीं सकता, करो, हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाओ। वानखेड़े ने सिर हिलाया। देवराज चौहान, हमारे पास 3 दिन से ज्यादा का समय नहीं है। वानखेड़े, अगर मैं कुछ कर सका तो 3 दिन के भीतर ही कर दूंगा। मैं जल्दी ही लौटूंगा। बेहतर होगा कि तुम लोग होटल में ही रहो। कोशिश करूंगा कि इस मामले में कुछ कर सकूं। इसके बाद वानखेड़े वहां से दबे पांव बे आवाज बेहट निकल गया और देवराज चौहान और महादेव वास्तव में सो गए। इंस्पेक्टर वानखेड़े पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा। वहां पहुंचकर बम एक्सपर्ट मिस्टर महाजन से मुलाकात की। मिस्टर महाजन, मैं आपसे बहुत ही खास मुद्दे पर डिस्कस करना चाहता हूँ। कहिए इंस्पेक्टर वानखेड़े, मेरे लायक सेवा बताइए।
मेरे पास दो ऐसे आदमी हैं जिनके शरीर में ट्रांसमीटर नुमा बम फिट किए गए हैं। ओह, जिसने यह बम फिट किए हैं उनका रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है और कभी भी उन्हें उड़ा सकता है, खास तौर से तब जब उसके खिलाफ कोई बात हो रही हो, उसकी पसंद के मुताबिक काम ना हो रहा हो। बम शरीर के कौन से हिस्से में फिट है यह नहीं मालूम। महाजन के चेहरे पर गंभीरता के भाव उभर आए। उसकी चुप्पी को देखकर वानखेड़े ने सिगरेट सुलगाई और कश लिया। आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं आप उनके शरीरों में मौजूद बम निकाल दें। मिस्टर महाजन ने गंभीरता से सिर हिलाया। यह मेरा जाति केस है मिस्टर महाजन, डिपार्टमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं। मुझे आपके काम आकर खुशी होगी इंस्पेक्टर वानखेड़े। आप जैसे अच्छे इंसान की मैं कदर करता हूँ, परंतु दिक्कत यह है कि यह नहीं मालूम बम शरीर के कौन से हिस्से में फिट है। वानखेड़े ने कुछ न कहा। सबसे पहले तो यह मालूम करना होगा कि बम शरीर के कौन से हिस्से में फिट है, मिस्टर महाजन ने गंभीर स्वर में कहा। उसके बाद ही ऑपरेशन करके उन बमों को निकाला जा सकता है। यह काम इतना आसान नहीं है मिस्टर महाजन। अगर उस इंसान को जरा भी शक हो गया कि शरीर में छिपे बमों को तलाशा जा रहा है या उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है तो वह फौरन ब्लास्ट कर देगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, मिस्टर महाजन ने गंभीरता से सिर हिलाया। इसलिए आपको जो भी काम करना हो बिना बोले खामोशी से करना होगा। काम के दौरान अगर आपको कोई बात करने की आवश्यकता पड़ती है तो आप लिख कर बात करेंगे। मामला इतना सीरियस है? जी हाँ। ठीक है, आप उन दोनों को यहाँ ले आइए। मैं मालूम करता हूँ कि बम शरीर के कौन से हिस्से में है। ऑपरेशन करके उन्हें निकाल दूंगा, मिस्टर महाजन ने सोच भरे स्वर में कहा। वानखेड़े ने कष्ट लेकर नकारात्मक मुद्रा में सिर हिलाया। मिस्टर महाजन, उन्हें यहाँ नहीं लाया जा सकता। यहाँ के शोर शराबे से, उनके बदन में मौजूद ट्रांसमीटर से बम रखने वाला सतर्क हो सकता है, महसूस कर सकता है कि ऐसा कुछ हो रहा है जो उनके हक में नहीं होगा। ऐसी स्थिति में वह रिमोट कंट्रोल का बटन दबाकर उनके शरीर को ब्लास्ट भी कर सकता है। मिस्टर महाजन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। राइट, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो इंस्पेक्टर वानखेड़े। इतनी गहराई से मैंने तो सोचा भी नहीं था। दरअसल ऐसी बातें सोचना और करना भी आपकी ड्यूटी का हिस्सा है, मेरी नहीं। मैं बम एक्सपर्ट हूँ और मेरे काम में आप माहिर नहीं है। खैर, कहाँ तक चलना होगा इंस्पेक्टर वानखेड़े? मुझे कुछ ही दूर तक। मैं आपको साथ लिए चलता हूँ, वानखेड़े ने मुस्कुरा कर कहा। ठहरिए, मैं जरूरी सामान साथ ले लूं। इंस्पेक्टर वानखेड़े मिस्टर महाजन को लेकर होटल में पहुंचे, जहां देवराज चौहान और महादेव थे। दरवाजा खुला था, दोनों भीतर प्रवेश कर गए। महाजन अब सारी स्थिति समझ चुका था, इसलिए हर बात की सावधानी बरत रहा था, न ही वह किसी प्रकार की आहट होने दे रहा था। देवराज चौहान और महादेव ने उन दोनों को देखा। बोलने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता था। महाजन के हाथ में बैग था, जिसे उसने टेबल पर आहिस्ते से रखकर खोला और सावधानी से सामान बाहर निकाला। सामान में मीटर नुमा यंत्र भी था। इस दौरान वानखेड़े ने कागज पर लिखा, तुम दोनों अपने कपड़े उतारो। शब्दों को पढ़ने के बाद दोनों कपड़े उतारने में लग गए। इतनी लंबी खामोशी से ब्लैकमैन को किसी प्रकार का कोई शक न हो, इसलिए यूं ही बातें करनी आरंभ कर दी। मैं तो बोर हो रहा हूं, महादेव अपने स्वर को भारी बनाकर बोला। अब 2-3 दिन तो ऐसे ही बीतेंगे, जब तक मेहरा वापस ना आए। मैं तो चाहता हूं जल्दी ही मेहरा का काम तमाम हो। साला हमें बुरी तरह फंसा गया। वक्त वक्त की बात है। बुरे लाल को फोन करके पूछूं कि मेहरा कब तक वापस लौटेगा? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? देवराज चौहान ने तीखे स्वर में कहा। अभी 2-3 दिन तक बुरे लाल से बात भी नहीं करनी। जसवंत मेहरा को वापस लौट आने दो। मर्जी तुम्हारी, मैं तो तुम्हें सिर्फ सलाह ही दे सकता हूँ, महादेव ने लापरवाही से उत्तर दिया। इधर महाजन अपना काम करता रहा। वानखेड़े एक और खड़ा था। महाजन के हाथ में जापान का बना हुआ एक्सरे कैमरा था। ऐसा कैमरा जो शरीर की ही नहीं बल्कि शरीर के भीतर की तस्वीर भी लेने में सक्षम था। देवराज चौहान अंडरगारमेंट्स पहने खड़ा था और महाजन उसके शरीर के खास खास हिस्सों की तस्वीरें लेता रहा। इस दौरान देवराज चौहान और महादेव बातें करते रहे। कैमरे का बटन भी ऐसा था कि दबाते समय न के बराबर आवाज आती थी। इस तरह तस्वीरें खींचने के बाद महाजन पुनः अपने साथ लाए बैग पर झुक गया। कुछ ही पलों में उस खास कैमरे की फिल्म के प्रिंट उसने निकाल लिए। प्रिंट का साइज सिर्फ 1 इंच का था और उन प्रिंटों में से एक प्रिंट से स्पष्ट हो गया कि ट्रांसमीटर नुमा बम देवराज चौहान के बाएं कंधे में फिट किया गया था। बम कैप्सूल की शक्ल में था। तस्वीर से यह बात स्पष्ट जाहिर हो रही थी। महाजन ने इसी प्रकार महाजन के शरीर के हिस्सों की तस्वीरें लेकर उनके प्रिंट निकाले। महादेव के भी बाईं तरफ के कंधे में बम फिट था। महाजन ने इशारे से उन्हें बताया कि बम बाईं तरफ कंधे में फिट किया गया था, साथ ही कपड़े पहनने का संकेत कर दिया। देवराज चौहान और महादेव कपड़े पहनने में व्यस्त हो गए। महाजन इंस्पेक्टर वानखेड़े के साथ अपने सामान सहित कमरे से बाहर निकल गया। बाहर आते ही वानखेड़े बोला, बम बाईं तरफ कंधे में है? हाँ, कैप्सूल की शक्ल में बम है। महाजन बोला, और ऐसे बम बहुत पावरफुल होते हैं। यह जब भी ब्लास्ट होते हैं तो आसपास खड़े आदमियों को भी ले डूबते हैं। अच्छा? वानखेड़े के होठों से गहरी सांस निकली। महाजन गहरी सोच में डूबा खड़ा रहा। मिस्टर महाजन, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि यह बम बहुत खतरनाक है। इस बम की खास
बात यह है कि कोई तीखी चीज भी इसे लगे तो यह तुरंत फट जाएगा। ऑपरेशन के समय, बम निकालते समय ऐसा हो सकता है, और ऐसा होने पर आसपास मौजूद कोई भी नहीं बचेगा। तो आपको अपनी जान का खतरा नजर आ रहा है, ऐसा भी समझ सकते हैं आप। लेकिन यह काम तो करना ही करना है। वानखेड़े ने अपने शब्दों पर जोर दिया। महाजन ने कोई जवाब न दिया। आप खामोश क्यों हैं? इंस्पेक्टर वानखेड़े, स्पष्ट तो यह है कि मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा। क्यों? ऑपरेशन में मेरा हाथ इतना साफ नहीं है। यह नाजुक मामला है, ऐसा नाजुक मामला कि कोई तीखा औजार कैप्सूल को कट मार गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वानखेड़े ने होठ बींच लिए। महाजन के चेहरे पर विवशता के भाव थे। तो यह काम कौन कर सकता है मिस्टर महाजन? वानखेड़े ने पूछा। डॉक्टर सूरज वर्मा यह काम सफलतापूर्वक कर सकते हैं। वह हमारे डिपार्टमेंट के जाने माने सर्जन हैं। उनके लिए यह मामूली काम है, महाजन ने बताया। परंतु यह काम गैर कानूनी है। कह नहीं सकता कि वह करेंगे या नहीं। वे अपनी मर्जी के मालिक हैं, अपने उसूलों के पक्के भी हैं। इसका मतलब उनसे बात करनी होगी। वानखेड़े ने महाजन को देखा। मेरा अपना जाति ख्याल तो यही है, महाजन ने गंभीर स्वर में कहा। और आपका मतलब है कि कोई भी काबिल सर्जन यह काम कर सकता है? हाँ, बशर्ते कि सारी स्थिति उसे समझा दी जाए, महाजन ने कहा। तो फिर इस काम के लिए हम किसी भी काबिल सर्जन को पकड़ सकते हैं? अवश्य, परंतु वह काफी भारी फीस वसूल करेगा, क्योंकि खतरे का काम है। कोई बात नहीं, फीस मैं दे दूंगा। महाजन ने गहरी निगाहों से वानखेड़े को देखा। यह दोनों आपके कौन लगते हैं? जवाब में वानखेड़े सिर्फ मुस्कुराया। इन दोनों के साथ मेरा बहुत ही खास रिश्ता है। क्या? यह अभी मत पूछो, फिर बताऊंगा, वानखेड़े ने हौले से हंसकर कहा। और यह कैप्सूल किसने फिट किए हैं इनके कंधों में? यह तो मुझे भी नहीं मालूम, वानखेड़े ने झूठ बोला। अभी वह इस बारे में बता नहीं रहे। क्षण भर ठिठक कर वानखेड़े पुनः कहने लगा, महाजन साहब, मुझे आशा है कि आप अंत तक मेरा साथ देंगे और मेरे साथ चलकर सर्जन से बात करेंगे। आप कई काबिल सर्जनों को जानते होंगे और साथ होने पर आप कैप्सूल के बारे में उसे अच्छी तरह समझा सकते हैं। अवश्य, इस काम में आपकी सहायता करके मुझे खुशी हासिल होगी, इंस्पेक्टर वानखेड़े। जसवंत मेहरा ने सिगरेट का कश लिया और पास खड़े भूरेलाल को देखा। भूरेलाल, जसवंत मेहरा के सोच और व्याकुलता के भाव थे। जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। देवराज चौहान और महादेव को जब से ब्लैकमैन के आदमी फ्लैट से उठाकर ले गए हैं, उसके बाद उनके बारे में कोई खबर नहीं मिली। मैं खुद भी इसी बारे में सोच सोच के हैरान हो रहा हूँ। ब्लैकमैन के आदमियों में मौजूद हमारे आदमी भी इस बारे में कोई खबर नहीं दे पा रहे हैं कि उन दोनों को कहाँ रखा गया है, उनके साथ क्या किया जा रहा है। लगता है ब्लैकमैन इस बारे में खास सतर्कता बरत रहा है, भूरेलाल ने कहा। कम से कम पता तो चले कि उनके साथ क्या सलूक किया गया है। मेरी कोशिश जारी है, इस बारे में जल्दी ही कोई खबर हासिल हो। कोशिश के आगे भी कुछ करो, भूरेलाल अब क्या कहता। भूरेलाल कश लेकर जसवंत मेहरा पुनः कह उठा। देवराज चौहान हमारे लिए मोहरा है, बहुत ही कीमती मोहरा। जो काम हम नहीं कर सकते वह काम वह आसानी से कर सकता है। ब्लैकमैन की मौत बन सकता है, वह सब कुछ कर सकता है। 8 करोड़ में उससे सौदा तय हुआ है हमारा। देवराज चौहान इस समय हमारे लिए बेशकीमती है, उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, मैं समझता हूँ सर। और अब तो महेश चंद्र की कोई खबर भी हमें नहीं मिल रही। पुलिस स्टेशन आना भी उसने बंद कर दिया है। मालूम करने पर पता चला कि रिटायरमेंट के चंद रोज बाकी है और तब तक के लिए उसने छुट्टियां ले ली है। मतलब कि अब वह हमारे हत्थे नहीं चढ़ने वाला। हम उसकी पोल खोलकर भी तो बेवकूफों वाली बातें मत करो। जसवंत मेहरा उसकी बात काटते हुए बोला। क्या पोल खोलेंगे हम उसकी कि वह ब्लैकमैन है? क्या सबूत पेश करेंगे कि वह ब्लैकमैन ही है? हमारे कहने पर तो कोई विश्वास करेगा नहीं और ठोस सबूत हमारे पास है नहीं, इसलिए इस मामले में मुंह बंद रखना ही ठीक है। भूरेलाल को बात ठीक लगी। इस समय हमें देवराज चौहान की तरफ ध्यान देना चाहिए। तलाश करो उसे, मालूम करो कि अगर वह जिंदा है तो ब्लैकमैन ने उसे कहाँ रखा है, और अगर उन्हें मार दिया है तो हम ब्लैकमैन का कोई इंतजाम सोचे। ठीक है, देवराज चौहान के बारे में जानकारी पाने की कोशिश में और तेज कर देता हूँ। इंस्पेक्टर वानखेड़े महाजन के साथ कई जगह गया, कई सर्जनों से बात की, परंतु कोई भी इस काम के लिए राजी न हुआ। परंतु डॉक्टर कुमार महाजन के पुराने परिचितों में से निकला। महाजन की बात रखने को वह तैयार हो गया। डॉक्टर कुमार ने सारी बात सुनी। वह एक जाना माना सर्जन था। सब कुछ जान लेने के पश्चात डॉक्टर कुमार ऑपरेशन करने को तैयार हो गया, परंतु वह कल ऑपरेशन करना चाहता था। लेकिन जबरदस्त आग्रह पर वह रात को ऑपरेशन करने को तैयार हुआ। तय हुआ कि असिस्टेंट के तौर पर महाजन डॉक्टर कुमार के साथ रहेगा। खतरनाक ऑपरेशन था। अगर ऑपरेशन के दौरान कोई खामखा की आवाज हो जाती है तो उन सबकी जिंदगी को खतरा हो सकता था। ब्लैकमैन रिमोट कंट्रोल का बटन दबाकर ब्लास्ट कर सकता था। ऐसे में वह सब मौत के घेरे में आ जाते। परंतु डॉक्टर कुमार ने यह रिस्क लेना जरूरी समझा, वरना उसके बिना तो ऑपरेशन होना भी असंभव था। शाम गिर चुकी थी और रात को ऑपरेशन होना था। होटल के उसी कमरे में ऑपरेशन किया गया, दोनों के कंधों का। ऑपरेशन के दौरान कोई आवाज न उभरे, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया। यहाँ तक कि औजारों को रबर के गद्दे पर रखने का इंतजाम भी किया गया। गुलाबी रंग के कैप्सूल बम थे वह।
जिन्हें इंस्पेक्टर वानखेड़े ने होटल से कुछ दूर वीराने में जा फेंका। डॉक्टर कुमार ने टांके लगाकर जख्म के ऊपर टेप लगा दी। देवराज चौहान और महादेव के चेहरे खिल उठे थे। अब वह मौत के खतरे से दूर हो गए थे। थैंक्स डॉक्टर, देवराज चौहान ने मुस्कुराकर डॉक्टर कुमार से कहा। डॉक्टर कुमार सिर्फ मुस्कुराकर रह गया। आपकी फीस डॉक्टर, इंस्पेक्टर वानखेड़े ने आभार भरे स्वर में कहा। डॉक्टर कुमार ने महाजन को देखकर कहा, तुम जो ठीक समझो मेरे पास पहुंचा देना। महाजन और डॉक्टर कुमार एक साथ विदा हुए। इंस्पेक्टर वानखेड़े ने सिगरेट सुलगाई और कुर्सी पर बैठते हुए बोला, अब बोलो क्या मामला है। देवराज चौहान ने वानखेड़े को सारी बात बताई, परंतु यह नहीं बताया कि ब्लैकमैन को इस बात का एहसास हो गया कि यह लोग जानते हैं कि ब्लैकमैन कौन है। वानखेड़े ने दोनों को घूर कर देखा। चेहरे पर उखड़ेपन के भाव आ गए थे। मैंने तुम लोगों की जान बचाई, वानखेड़े ने तीखे स्वर में कहा। सरासर बचाई। डॉक्टर कुमार की जो भी फीस होगी हम पे कर देंगे। मैं फीस की बात नहीं कर रहा। तो तुम लोगों की बातों से जाहिर होता है कि तुम लोग ब्लैकमैन को जानते हो। देवराज चौहान और महादेव ने एक दूसरे को देखा। ठीक है, माना कि जानते हैं, महादेव ने कहा। और मुझे नहीं बता रहे। तुम्हें बताने का कोई फायदा नहीं है इंस्पेक्टर, महादेव ने गहरी सांस लेकर कहा। क्यों 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 कोई फायदा नहीं? इसलिए कि उसका कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। तुम बताओ तो सही। हम जानते हैं वह इंसान ब्लैकमैन है, परंतु यह बात साबित नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि हमारे अलावा और कोई नहीं जानता कि वह ब्लैकमैन है। अगर जानता भी हो तो अदालत, तुम्हारा कानून सबूत मांगता है, जो कि हमारे पास है ही नहीं और ना ही हम ला सकते हैं। वानखेड़े ने होठ भींचकर उसे देखा। तुम मुझे उसका नाम बताओ, वानखेड़े ने तीखे स्वर में कहा। तुम? देवराज चौहान ने मुंह खोला। उसका नाम जानकर क्या करोगे? तुम बताओ तो सही। देवराज चौहान ने कष्ट लेकर गंभीर निगाहों से वानखेड़े को देखा। ब्लैकमैन जो भी है वह तुम्हारे ही डिपार्टमेंट का आदमी है। दो पल तो वानखेड़े के होठों से कोई बोल ना फूटा। तुम होश में तो हो? इसमें होश वाली बात कहां से आ गई? यह कहकर तुम मुझे उल्लू बना रहे हो या? मैं झूठ नहीं बोलता वानखेड़े, जो मैं कहता हूं उस पर विश्वास करो। है कौन वह? इंस्पेक्टर महेश चंद्र। इंस्पेक्टर महेश चंद्र? वानखेड़े की आंखें सिकुड़ गई। शाहगंज के थाने का इंचार्ज, जो कुछ दिनों में रिटायर होने वाला है? हाँ वही। बकवास करते हो तुम, वानखेड़े दांत भींचकर बोल उठा। महेश चंद्र को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वह ब्लैकमैन नहीं हो सकता। और वैसे भी कुछ दिन पहले उसने ब्लैकमैन के खिलाफ कदम उठाया था, छापे मारे थे उसने, बदले में उसकी जान पर बनाई थी। तुम मुझे उल्लू बना रहे हो? देवराज चौहान के होठों पर अजीब सी मुस्कान उभरी। मैं तुम्हें पहले ही ब्लैकमैन की सारी कहानी बता चुका हूँ कि वह पुलिस सर्विस की रिटायरमेंट के साथ साथ क्राइम वर्ल्ड से भी रिटायरमेंट ले लेना चाहता है। इसी कारण उसने यह सब किया, ताकि खुद को ब्लैकमैन के खिलाफ बताकर उसके ठिकानों को तबाह कर सके। इधर मुझे फंसा लिया कि मैं ब्लैकमैन को तबाह करूं। अगर मेरी बात झूठ है तो इतना कुछ करने के बाद भी ब्लैकमैन ने महेश चंद्र की जान क्यों नहीं ली? यह तो ब्लैकमैन के लिए मामूली काम है। इंस्पेक्टर वानखेड़े होठ भींचे देवराज चौहान को घूरता रहा। एक गवाह है जो यह साबित कर सकता है कि महेश चंद्र ही ब्लैकमैन है। कौन? महेश चंद्र की बेटी अर्चना। वह जानती है इस बात को? हाँ, परंतु मैं नहीं समझता कि तुम उसकी बेटी को तलाश कर पाओगे, क्योंकि उसका पिता ही ब्लैकमैन है। जाहिर है कि महेश चंद्र ने अपनी बेटी को कहीं रख छोड़ा है और उसके अकला आने का इंतजार कर रहा है। मुझे तो तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं आ रहा। वानखेड़े के स्वर में कोई खास दम नहीं था। तो फिर बात करने का क्या फायदा? वानखेड़े कुछ नहीं बोला। आजकल तो वह पुलिस स्टेशन भी नहीं आ रहा, क्योंकि जसवंत मेहरा से उसे खतरा है। हमारी ही तरह जसवंत मेहरा भी उसकी असलियत जान चुका है, महादेव बोला। इसी कारण तो वह हमारे द्वारा जसवंत मेहरा को खत्म कराकर बाद में हमें खत्म कर देना चाहता था। लेकिन मेहरबानी हो तुम्हारी कि तुमने हमें मौत के मुंह से बचा लिया। इंस्पेक्टर वानखेड़े के चेहरे से लग रहा था कि वह कुछ भी फैसला नहीं कर पा रहा है और तगड़ी उलझन में है। आंखों में शक के भाव भरे पड़े थे। अपनी बात को सच साबित करने के लिए तुम लोगों के पास कोई सबूत नहीं है? होते तो हम तुम्हें पहले ही बता देते, देवराज चौहान ने कहा। वानखेड़े ने कई पल सोचा, फिर एकाएक ही रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। देवराज चौहान के होठों पर अजीब सी मुस्कुराहट बिखरती चली गई। तुम दोनों के कंधों का जख्म कैसा है? वानखेड़े शांत स्वर में बोला। अभी तो थोड़ा जख्म है, 2-1 दिन में ठीक हो जाएगा, देवराज चौहान ने भी शांत स्वर में जवाब दिया। रिवॉल्वर देखकर महादेव के होठ सिकुड़ गए। महेश चंद्र का मामला मैं देख लूंगा, तुम? वानखेड़े, देवराज चौहान ने व्यंग भरे स्वर में कहा। भूल जाओ, ब्लैकमैन या महेश चंद्र का मामला तुम्हारे बस का नहीं है। वह बहुत ऊपर है, तुम्हारे हाथों से दूर। मेरे हाथ बहुत सख्त हैं देवराज चौहान, जिसके पीछे पड़ जाए उसकी गर्दन पकड़ कर ही रहते हैं। भूल में हो वानखेड़े, वह ब्लैकमैन है, इंस्पेक्टर महेश चंद्र नहीं, देवराज चौहान ने व्यंग से कहा। यह देखना मेरा काम है। वानखेड़े ने हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर हिलाई। देवराज चौहान ने हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर को देखा, फिर बोला, रिवॉल्वर हमें दिखा के क्या साबित करना चाहते हो तुम? मैंने इसके साथ बहुत खेल खेले हैं। दिखा नहीं रहा, समझा रहा हूं। क्या? देवराज चौहान के होठ सिकुड़ गए। यही कि अब खुद को कानून के हवाले कर दो। वक्त आ गया है जब तुम्हें खुद को कानून के हवाले कर देना चाहिए। ब्लैकमैन का मामला मैं संभाल लूंगा। ऐसा करके बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो वानखेड़े। अब हम ब्लैकमैन की गर्दन थामने वाले हैं,
उसकी गर्दन तुम थाम सकते हो तो मैं भी उसकी गर्दन पकड़ सकता हूँ। उठो, चलो हमारे साथ, और कानों को खोल कर सुन लो। रास्ते में कोई गड़बड़ ना करना, मैं बख्शूंगा नहीं। तुम लोगों ने वीडियो कैसेट वाला जो एहसान मुझ पर किया था वो मैंने उतार दिया है। अब हमारा हिसाब बराबर। बहुत मतलबी हो, महादेव कठोर स्वर में बोला था। पहले मैंने अपना एहसान उतारा, अब अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ। फर्ज पूरा नहीं कर रहे बल्कि खतरनाक अपराधी को छूट दे रहे हो। जो हम कर सकते हैं वह तुम नहीं कर सकते। ब्लैकमैन को आज पुलिस वालों की जरूरत नहीं है, हम जैसों की ही जरूरत है। हम ही उसे संभाल सकते हैं, ठिकाने लगा सकते हैं। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, हम इतने खतरनाक नहीं है जितना कि ब्लैकमैन। हम दौलत हासिल करने के लिए अपराध जरूर करते हैं और ब्लैकमैन शान और अय्याशी के लिए अपराध करता है। हम मासूमों की तरफ देखते भी नहीं और वह बेगुनाहों की जान लेना गर्व समझता है। हमें और ब्लैकमैन में बहुत फर्क है वानखेड़े। तुम जैसे जाने कितने पुलिस वालों की जान ले चुका है, उन्हें उन्हें मौत के मुंह में पहुंचाकर उनकी लाशें तक गायब करवा चुका है जो आज तक भी नहीं मिली। कहते हुए महादेव के दांत भिज गए थे। वानखेड़े होठ पीछे खड़ा था। हमारा निशाना ब्लैकमैन है, उसे खत्म करना है हमने। हम इस काम को बाखूबी अंजाम दे सकते हैं और तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। खुद भी अपनी जान गंवा सकते हो। तुम्हारा कानून इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, परंतु देवराज चौहान का कानून सब कुछ कर गुजरने की हिम्मत रखता है। देवराज चौहान के दांत भिज गए थे। तुम यह सब कहकर अपनी जान बचा लेना चाहते हो? वानखेड़े ने तीखे स्वर में कहा। देवराज चौहान का चेहरा सख्त हो गया। यह तो हमें सिरे से झूठा बता रहा है, महादेव चिल्लाकर बोला। वानखेड़े, देवराज चौहान शब्दों को चबाकर बोला, अपनी जान बचाने के लिए मैं इतना सस्ता तो क्या, महंगा बहाना भी नहीं करता। खुद को बचाना आता है मुझे, चाहे सामने जो भी हो। तुम मुझे गिरफ्तार करना चाहते हो तो बेशक कर लो, लेकिन मेरा दावा है कि तुम पुलिस स्टेशन नहीं ले जा सकोगे मुझे। रास्ते में खामखा का खून खराबा होगा, यह जुदा बात है कि खून तुम्हारा बहता है या मेरा। चाहो तो आजमा के देख लो। वानखेड़े देवराज चौहान को घूरता रहा। इस समय मैं तुमसे इसलिए आराम से बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे दिलो दिमाग पर ब्लैकमैन यानी कि महेश चंद्र छाया हुआ है। मैं इस समय सिर्फ उसे ही शिकस्त देने की सोच रहा हूँ। यह मामला खत्म होने से पहले अगर कोई मेरे रास्ते में आता है तो शायद अंजाम ठीक ना होगा। तुम मुझे धमका रहे हो? वानखेड़े घुर्राया। नहीं, तुम्हें धमकी देने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। समझा रहा हूँ कि हम जो कर रहे हैं हमें करने दो, हम ठीक कर रहे हैं और तुम हमें करने दो। वह महेश चंद्र से हमारी दुश्मनी की हद तो देख ही चुके हो कि उसने हमें मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी, हमारे शरीरों में बम तक फिट कर दिए। महेश चंद्र ने हमें मोहरा बना लिया था कि हम जसवंत मेहरा को खत्म करें और फिर वह हमें खत्म कर देता। देवराज चौहान की मौत चाहने वाले को मौत देना ही मेरा उसूल है और अपने उसूल को मैं किसी भी हाल में टूटने नहीं दूंगा। वानखेड़े देवराज चौहान की सुलगती आंखें देखता रह गया। दोनों कई पलों तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। ठीक है, वानखेड़े के चेहरे पर गंभीरता उभरी और रिवॉल्वर होल्स्टर में डाल ली। आज पहली बार मैं किसी अपराधी को छोड़ रहा हूँ, वह भी इसलिए कि वह अपने से भी ज्यादा खतरनाक अपराधी को खत्म करने जा रहा है। फिर कभी सही, लेकिन तुम दोनों मेरे हाथों से बचोगे नहीं देवराज चौहान। कहने के पश्चात वानखेड़े ने सख्त निगाहों से महादेव को देखा। तुम भी। महादेव सकपका उठा। वानखेड़े पलटा और तेज तेज कदम उठाता हुआ बाहर निकल गया। देवराज चौहान और महादेव जसवंत मेहरा के खास ठिकाने पर पहुंचे। भूरेलाल तो नहीं मिला, परंतु जसवंत मेहरा मिला। उन्हें देखते ही उसके होठों पर मुस्कान बिखर गई। मैं जानता था तुम वापस आओगे। ब्लैकमैन ज्यादा देर तुम्हें कैद में नहीं रख पाएगा। वापस आना तय नहीं था, किस्मत ही समझो कि आ गए। देवराज चौहान भी मुस्कुराया। क्या हुआ था? देवराज चौहान ने बताया। सुनकर जसवंत मेहरा उछल पड़ा। ओह, बहुत खतरनाक चाल चली थी ब्लैकमैन ने। जसवंत मेहरा के होठों से निकला। हाँ, महेश चंद्र वास्तव में बहुत चालाक आदमी है। देवराज चौहान ने कहा। उसने हमें बुरी तरह फंसा डाला था। अगर वानखेड़े हमें ना टकराता तो जाने हमारा क्या हाल होता। वानखेड़े की बदौलत ही हम बाल बाल बचे हैं। तुम जैसे लोगों की वानखेड़े जैसे पुलिस वाले से दोस्ती कुछ अजीब सी लगती है। वानखेड़े के बारे में किसी भ्रम में मत रहना, वह बहुत ही कठोर पुलिस वाला है। अपने फर्ज के प्रति वह बहुत ही पक्का है। हमारा उस पर एहसान था, वही उसने उतारा है। हालांकि नाजुकता को वह भी भाप दिया था। इन बातों को छोड़ो, महादेव बोला। पहले तुम मुझसे बात करो। जसवंत मेहरा ने प्रश्न भरी निगाहों से महादेव को देखा। महेश चंद्र तुम्हारी गर्दन उड़ाने के 16 करोड़ दे रहा था तो, और तुम्हारे साथ मामला 8 में पटा है। हमने तुम्हारी गर्दन नहीं उड़ाई, कुछ तो ख्याल करो। क्या ख्याल करूं? 8 के 12 तो कर दो। शराफत की बात तो यही है। शराफत तो यह भी कहती है कि 8 के 8 ही रहने दो। जसवंत मेहरा ने तीखे स्वर में कहा। और तुम क्या कहते हो? मैं शराफत की बात से सहमत हूँ। बड़े कमीने आदमी हो। शराफत के साथ साथ तो तुम्हारा दूर दूर तक कोई नाता नहीं। हम तुम्हारे साथ इतना भला कर रहे हैं और भले का सिला नहीं दे रहे तुम। जसवंत मेहरा ने गर्दन घुमाकर देवराज चौहान को देखा। मैंने तुम्हारी खबर पाने के लिए भूरेलाल को दौड़ाया हुआ है। जसवंत मेहरा ने कहा। भूरेलाल जहां भी है बुला लो उसे, इसके लायक कुछ काम है मेरे पास। देवराज चौहान ने कहा। क्या काम है? देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कहा। ब्लैकमैन का खास ठिकाना है, उसे पूरी तरह तबाह करना है। हो जाएगा, ठिकाना बोलो कहाँ है? जसवंत मेहरा के दांत भिज गए। देवराज चौहान ने ठिकाने के बारे में बताया।
हमें पकड़कर इस जगह ले जाया गया। महेश चंद्र की खास जगह लगी हमें, क्योंकि वहीं पर महेश चंद्र ने हमसे मुलाकात की। उसका कमरा बता रहा था कि वह वहां आता जाता रहता है। तो उस ठिकाने के लोग महेश चंद्र को जानते होंगे? जसवंत मेहरा ने पूछा। मेरे ख्याल से नहीं। महेश चंद्र हमसे तो ठीक मिला, परंतु अपने आदमियों के आने से पहले उसने चेहरे पर नकाब डाल ली थी। मैं नहीं समझता कि उसका चेहरा किसी ने देख रखा हो। जसवंत मेहरा सिर हिलाकर कोने की तरफ बढ़ गया। 2-3 जगह फोन करके उसने भूरे लाल के लिए मैसेज छोड़ा कि वह उससे आकर मिले। जसवंत मेहरा ब्लैकमैन के उस खास ठिकाने को तबाह कर देने को उत्सुक था। उसकी निगाहों में यह ब्लैकमैन की खास जगह है और इस जगह को तबाह करने में ब्लैकमैन को तगड़ी चोट पहुंचेगी। फोन रखकर जसवंत मेहरा पलटा। महेश चंद्र को खत्म करने में देरी होती जा रही है देवराज चौहान। मैं समझता हूं, परंतु हालात ही ऐसे हैं कि हमें कुछ करने का मौका नहीं मिल रहा है। महेश चंद्र हमारे सामने नहीं पड़ रहा, वह भागा फिरता है। देवराज चौहान ने कष्ट लेकर गंभीर स्वर में कहा। और दूसरी तरफ हम खुद भी उसके जाल में फंस गए थे। ऐसे में हमें कोई मौका नहीं मिला कि कुछ कर पाए। जसवंत मेहरा ने कुछ न कहा। जिस इंसान को तुम सालों से खत्म नहीं कर पा रहे, उसके बारे में तुम यह क्यों उम्मीद करते हो कि वह 2-4 दिन में हमारे द्वारा खत्म हो जाएगा या हम उसे खत्म कर देंगे? महादेव ने पहलू बदल कर कहा। मेरा यह मतलब नहीं था। यह कम है क्या? ब्लैकमैन की असलियत का पर्दाफाश कर दिया है। महादेव ने पुनः कहा। तुम्हारे पास भी ताकत की कमी नहीं है। महेश चंद्र को निशाने पर लेने की कोशिश करो, कहीं तो वह नजर आएगा। ऐसा ऑर्डर मैंने दे रखा है। अगर तुम्हारे आदमियों ने महेश चंद्र को मार दिया तो इसका यह मतलब नहीं कि हमारा 8 करोड़ डूब गया। जो तय है वह तय है। महेश चंद्र कैसे भी मरे, हमारा 8 करोड़ खरा होगा। जसवंत मेहरा के होठों पर अजीब सी मुस्कान उभरी। हमेशा अपने ही हक में बात करते हो महादेव, दूसरे के बारे में भी सोच लिया करो। पहले अपना तो घर भर लूं। तुम मेरी बात याद रखना। चिंता ना करो, महेश चंद्र कैसे भी मरे, उसके मरने पर तुम्हारे 8 करोड़ पक्के। फिर ठीक है। महादेव ने सिर हिलाया। तुम लोगों को किसी चीज की जरूरत तो नहीं? जसवंत मेहरा ने पूछा। है, हमारे लिए खाने का इंतजाम करो, उसके बाद चंद घंटों की नींद लेनी है। रात भर जागते रहे हैं। कहते हुए देवराज चौहान ने कंधे पर हाथ लगाया, जहां से डॉक्टर कुमार ने ऑपरेशन करके कैप्सूल की शक्ल का बम निकाला था। जसवंत मेहरा के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। महेश चंद्र को जब मालूम होगा कि यह बम वाला वार खाली गया है तो बहुत तड़पेगा, जाहिर है। देवराज चौहान हौले से हंस पड़ा। उसे इस बात का अफसोस होगा कि बम लगाने की अपेक्षा उसने हमें खत्म क्यों न कर दिया। महादेव ने दांत भींचकर कहा। कुछ देर के लिए तो हरामजादे ने हमें चलती फिरती लाश बना दिया था। महेश चंद्र के होठों से गुर्राहट निकल रही थी। उसका चेहरा क्रोध से दहक रहा था। आंखों में ऐसी सुर्खी थी जैसे ज्वालामुखी फट पड़ा हो। मुट्ठियां भींचे वह कालीन को रोंदे जा रहा था। काफी देर से उसका यही हाल था और ऐसा ही रहता अगर किसी के आने का सिग्नल ना मिलता। पी पी की आवाज कमरे में गूंज उठी। महेश चंद्र छिटका। होठों से पुनः गुर्राहट निकली और अपने हाव भाव पर काबू पाने लगा। फिर आगे बढ़कर एक और रखी नकाब उठाकर चेहरे पर डाल ली। तत्पश्चात डैशबोर्ड का बटन दबाकर दरवाजा खोला। नकाब पहन लेने की वजह से आंखों में सिर्फ कहर के भाव नजर आ रहे थे। आने वाला डॉक्टर मूर्ति था। उसके भीतर आते ही दरवाजा पुनः बंद हो गया। डॉक्टर मूर्ति ने हौले से सिर हिलाया और आदर भरे स्वर में क्या उठा। आपने मुझे याद किया ब्लैकमैन साहब? हाँ। स्वर पर काबू पाने के पश्चात भी उसके होठों से गुर्राहट निकल रही थी। मेरे लायक कोई सेवा? महेश चंद्र ने सिगरेट सुलगाकर कस दिया। उन दोनों के कंधों में कैप्सूल फिट कर दिया था डॉक्टर मूर्ति जी। इस काम को तो 2 दिन बीत चुके हैं और आपके आदेश अनुसार कैप्सूल नुमा बम लगा देने के बाद उन्हें आजाद कर दिया गया था, डॉक्टर मूर्ति ने शांत स्वर में कहा। महेश चंद्र सुर्ख आंखों लिए कई पलों उसे घूरता रहा। फिर आगे बढ़कर टेबल पर रखा रिमोट कंट्रोल उठाया और डॉक्टर मूर्ति को दिखाते हुए बोला, यह वही रिमोट कंट्रोल है ना जो तुमने हमारे पास भेजा था? उन दोनों के कंधों में फिट कैप्सूल नुमा बमों को कंट्रोल करने वाला, जिसका बटन दबाने मात्र से उनके शरीरों के परखच्चे उड़ सकते हैं? लगता तो वही है। आगे बढ़कर रिमोट कंट्रोल को महेश चंद्र ने उसे थमा दिया। पहचानो इसे, बाकी बात फिर करेंगे। डॉक्टर मूर्ति ने रिमोट कंट्रोल को उलट पलट कर देखा, जांचा, परखा। रिमोट कंट्रोल के एक कोने में छोटा सा लाल रंग का इंडिकेटर ऑन था, जो कि खतरे का संकेत देता था। जी हाँ, यह वही रिमोट कंट्रोल है। लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? डॉक्टर मूर्ति ने उलझन भरे स्वर में कहा। कैप्सूल नुमा बम किस अवस्था में ब्लास्ट करता है? जब उसे बाहरी हवा ना मिल रही हो, वह किसी जगह पर पूरी तरह सील बंद हो, जैसे कि उनके शरीरों में सील बंद है, और रिमोट कंट्रोल का बटन दबाने पर रिमोट कंट्रोल ऑन लाल रंग का इंडिकेटर ग्रीन रंग में बदल जाएगा। महेश चंद्र कहर से बोला। मैंने गलत तो नहीं कहा डॉक्टर मूर्ति? आपने बिल्कुल सही कहा है। दबाओ बटन। क्या? रिमोट कंट्रोल का बटन दबाओ। कैप्सूल ब्लास्ट करना है? हाँ।
डॉक्टर मूर्ति ने फौरन रिमोट कंट्रोल का बटन दबाया। निगाहें इंडिकेटर पर थी, परंतु बटन दबाने पर भी इंडिकेटर ग्रीन नहीं हुआ। डॉक्टर मूर्ति के चेहरे पर हैरानी उभरी। उसने पुनः रिमोट कंट्रोल का बटन दबाया, कई बार दबाया, लेकिन लाल इंडिकेटर ग्रीन ना हुआ, जिससे स्पष्ट था कि वह कैप्सूल नुमा बम ब्लास्ट न हुए थे। डॉक्टर मूर्ति ने हचकचाकर महेश चंद्र को देखा। असंभव, डॉक्टर मूर्ति के होठों से निकला। नकाब से झांकती आंखें और भी लाल सुर्ख हो गई। कैप्सूल नहीं फटा डॉक्टर मूर्ति। महेश चंद्र के स्वर में मौत का कहर था। मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा ब्लैकमैन साहब। डॉक्टर मूर्ति परेशान हो उठा। लेकिन मेरी समझ में सब आ रहा है। स्वर में कहर के भाव मौजूद थे। क्या यही कि अब तुम्हें मुझसे मिलने वाली मोटी रकम कम लगने लगी है? दौलत की खातिर तुमने मुझसे गद्दारी करी, परंतु यह तुम्हारी आखिरी गद्दारी थी डॉक्टर मूर्ति। यह आप क्या कह रहे हैं सर? क्यों, मैंने क्या गलत कह दिया? कुशल स्वर में महेश चंद्र हंसा। आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे ब्लैकमैन साहब? ऐसा तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। तो फिर कैप्सूल ब्लास्ट क्यों नहीं हो रहे? महेश चंद्र भेड़िए मानिंद गुर्राया। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि मैंने अपना काम पूरा ना किए। क्यों नहीं कह सकते? नतीजा तुम्हारे सामने है। महेश चंद्र ठहाका लगाकर हंस पड़ा। आप कह रहे हैं कि कल रात से कोई आवाज नहीं आई यंत्र से? हाँ, उससे पहले आ रही थी, तो जाहिर है मैंने वो कैप्सूल फिट किए थे। तो अब हो सकता है कैप्सूलों में मौजूद ट्रांसमीटर ने काम करना बंद कर दिया हो। दोनों कैप्सूलों के दोनों ट्रांसमीटरों ने एक साथ काम करना बंद कर दिया। महेश चंद्र जहरीले स्वर में क्या उठा। और अब वह ब्लास्ट भी नहीं हो रहा है। इससे जाहिर है कि कैप्सूल उनके शरीरों में मौजूद नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने खुद कैप्सूल फिट किए थे। पहले ट्रांसमीटर से आवाजें आ रही थी, अब नहीं आ रही, तो यकीनन कोई गड़बड़ होगी। डॉक्टर मूर्ति का चेहरा फक्क पड़ गया। वह गड़बड़ यह है डॉक्टर मूर्ति कि तुमने उनके कंधों में कैप्सूल फिट नहीं किए थे, बल्कि उन दोनों से तुमने तगड़े नोट लेकर कैप्सूल उनकी मुट्ठी में बंद कर दिए थे, ताकि थोड़ी देर तक मुझे धोखा दे सको और बाद में कोई बहाना बना करके छूट जाओ। लेकिन तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। यह झूठ है ब्लैकमैन साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। डॉक्टर मूर्ति चीख पड़ा। सब कुछ तुम्हारे सामने है, तुम खुद ही फैसला ले लो। वह कैप्सूल हो सकता है उन्होंने कंधे से निकाल लिए है। कैसे? महेश चंद्र मौत कैसे स्वर में हंसा। अपने हाथों से? किसी सर्जन की सहायता ली होगी, लेकिन मैंने कैप्सूल फिट कर दिए थे। सर्जन की सहायता? 24 घंटों में उन्होंने सर्जन की सहायता भी ले ली, कैप्सूल भी अपने कंधों से निकाल दिया और मुझे पता तक न चला। ट्रांसमीटर से ऐसी कोई आवाज नहीं आई कि मालूम हो सके वह ऐसा कुछ करने का इरादा रखते हैं। महेश चंद्र का लहजा सर्द हो गया। नहीं डॉक्टर, यह हेराफेरी तुमने की है। तुमने की है यह हेराफेरी। तुम्हारे कारण मेरे सबसे बड़े दुश्मन मेरे हाथ से निकल गए। तुम नहीं समझ सकते कि इससे मुझे दिमागी तौर पर कितना नुकसान हुआ है। इससे मुझे दिमागी तौर पर कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर दौलत की जरूरत थी तो मुझसे कह देते, परंतु नहीं ब्लैकमैन साहब, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है। महेश चंद्र ने दांत भींचकर जेब से रिवॉल्वर निकाल ली। नहीं, डॉक्टर मूर्ति चीखा। तभी गोली चली। डॉक्टर मूर्ति का सिर उड़ गया। हरामजादे, महेश चंद्र कहर भरे स्वर में बड़बड़ा उठा। दोपहर बाद ब्लैकमैन के उस ठिकाने पर जबरदस्त विस्फोट हुआ जहां देवराज चौहान और महादेव को कैद रखा गया था, जहां महेश चंद्र ने उनसे मुलाकात की थी। यह भूरेलाल का कारनामा था। एक विस्फोट में इमारत के एक तरफ का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसी समय इमारत के अलग अलग हिस्सों में 4 और विस्फोट हुए और देखते ही देखते पूरी इमारत बैठती चली गई। उस जगह को भूरेलाल के असंख्य खूंखार खतरनाक हथियारबंद आदमियों ने घेर रखा था। विस्फोटों के बाद जब भीतर ब्लैकमैन के आदमी बदहवासी की हालत में बाहर की तरफ दौड़े तो उन्हें भूरेलाल के आदमियों का सामना करना पड़ा। वह तैयार नहीं थे। इस बात का भरपूर फायदा उठाया गया और भागते हुए एक एक आदमी को चुन चुन कर भून दिया गया। मौत का तांडव देखने वाला था। हर तरफ लाशें थी, खून का समुद्र था और इस बर्बादी के समय महेश चंद्र उस इमारत में मौजूद नहीं था। वापस आकर भूरेलाल ने अपनी सफलता की सूचना दी। तब देवराज चौहान, महादेव और जसवंत मेहरा इकट्ठे बैठे कॉफी पी रहे थे। वेरी गुड, सुनते ही देवराज चौहान के होठों से निकला। जसवंत मेहरा मुस्कुराया। कब महेश चंद्र इमारत में नहीं था? महादेव ने पूछा। मेरे ख्याल में तो नहीं था, भूरेलाल ने कहा। वह इतनी आसानी से मरने वाला नहीं, जसवंत मेहरा ने एकाएक दांत खिटखिटा कर कहा। देवराज चौहान ने कॉफी का प्याला टेबल पर रखकर सिगरेट सुलगाकर कस लिया। उसकी जिंदगी के अब ज्यादा दिन नहीं बचे, देवराज चौहान बोला। जसवंत मेहरा ने गहरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। क्या मतलब? वह मरने वाला है, देवराज चौहान ने सर्द लहजे में कहा। कौन? ब्लैकमैन? हाँ, महेश चंद्र की जिंदगी अब ज्यादा दिन की नहीं बची। यूं समझो कि उसकी चिता तैयार हो चुकी है। देवराज चौहान के स्वर में दरिंदगी आ गई। तो ऐसा कह रहे हो जैसे तुम्हें मालूम है महेश चंद्र कहाँ बैठा है और अभी जाकर उसे? कुछ ऐसा ही समझ लो।
देवराज चौहान के होठों पर वहशियाना मुस्कान रंग गई। स्पष्ट कहो, अभी सिर्फ कहने का वक्त नहीं आया, थोड़ा और सब्र कर लो जसवंत मेहरा। इतने सालों से सब्र करता आ रहा हूं, फिर अब इस बारे में बात मत करो। देवराज चौहान ने उसकी बात कर दी। मुझसे कोई बात छिपाने का क्या फायदा, मैं तो तुम्हें अपना काम पूरा चाहिए, महेश चंद्र की मौत चाहिए, हो जाएगी। देवराज चौहान के चेहरे पर सख्ती के भाव देखकर 2 पल तो मेहरा सक पका गया, कुछ ना बोला। कब तक, आखिरकार मेहरा ने पूछा। अब यह मामला 1-2 दिन से ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। तभी महादेव बोला, हमारा काम हमारे लिए ही रहने दो, तुम 8 करोड़ के बारे में सोचो, जो पैसे की बात तुम मुझसे करो। भूखे बुरे लाल बोल पड़ा। तुम कर लो। महादेव ने मुंह बनाकर उसे देखा। तुम्हारा 8 करोड़ का सोना बिल्कुल सुरक्षित और तैयार, पैक कंडीशन में रखा है। कहाँ? भीतर। इच्छा हो तो दिखा दूं, ताकि तुम्हारे दिल को ठंडक पहुंचती रहे। जरूरत नहीं, इतना तो विश्वास है मुझे। महादेव सिर हिलाकर क्या उठा। जब महेश चंद्र खत्म, तब ही तुम 8 करोड़ की बात करना। बात करने में क्या जाता है, मेरा दिमाग खराब होता है। तो बाहर चले जाया करो। महादेव का स्वर तीखा हो गया। भूरे लाल कुछ कहने ही वाला था कि जसवंत मेहरा ने हाथ उठाकर उसे रोका। भूरे लाल होठ खींचकर खामोश हो गया। मेहरा ने देवराज चौहान से पूछा, तुम महेश चंद्र पर अटैक करने जा रहे हो? हाँ। किस चीज की जरूरत है? हथियार, बारूद, आदमी? नहीं नहीं नहीं। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। रिवॉल्वर की 4 गोलियों की जरूरत पड़ेगी, 2 कंधों के लिए, 2 घुटनों के लिए, और 6 मेरे पास मौजूद है। 6 गोलियां तो मेरे रिवॉल्वर में भी है। महादेव तुरंत बोल पड़ा। देवराज चौहान ने कष्ट लेकर कहा, आज रात हम जाएंगे, उसके बाद हमारी मुलाकात महेश चंद्र की मौत के बाद ही होगी। आखिरी मोर्चा। जसवंत मेहरा की आंखों में चमक आ गई। ऐसा ही समझ लो। देवराज चौहान के होठों पर वहशी मुस्कान उभरी। मौका मिलते ही महादेव ने अकेले में देवराज चौहान से पूछा, जसवंत मेहरा से तुम क्या कह रहे थे? वही जो तुमने सुना। महेश चंद्र को शिकार बनाने जा रहे हो? महादेव उत्सुकता से बोला। हाँ, आज रात काम शुरू हो जाएगा। देवराज चौहान ने सामान्य स्वर में कहा। यह तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन काम करेंगे कैसे? हमें क्या पता महेश चंद्र है कहाँ? यह बात तुम मुझ पर छोड़ दो। देवराज चौहान ने लापरवाही भरे स्वर में कहा। कुछ मुझे भी तो मालूम हो, आखिर तुम करने क्या जा रहे हो? तुम साथ रहोगे, सब कुछ खुद ब खुद देख लेना। यानी बताओगे नहीं? अभी खास मैंने कुछ सोचा नहीं जो तुम्हें बता दूं, रात को सब समझ जाओगे। महादेव ने बुरा सा मुंह बनाया। तुम्हारी यही बातें मुझे उलझन में डाल देती है। कुछ भी नहीं बताते। बताने को कुछ खास है नहीं। कुरेदने की कोशिश भी मत करो। लेकिन यह बात निश्चित है कि 2-3 दिन में हम महेश चंद्र को अपना शिकार बना लेंगे। महादेव ने फिर नहीं पूछा। महेश चंद्र का चेहरा सख्त हुआ पड़ा था। आंखों में क्रोध की ज्वाला उठ रही थी। यह ठीक था कि वह अंडरवर्ल्ड की दुनिया से किनारा कर लेना चाहता था। इसी कारण देवराज चौहान को अपनी साजिश में फंसाकर मौत का यह तांडव शुरू किया था। परंतु अब सब कुछ उल्टा पड़ता जा रहा था। देवराज चौहान के साथ जो मौत भरी चाल उसने चली थी, उससे उसने खुद को ही नहीं बचाया, बल्कि उसके खास ठिकानों में से एक ठिकाना बेदर्दी से उसने तबाह कर दिया। उसके 50 आदमी मार दिए। इसी ठिकाने पर देवराज और महादेव को कैद किया गया था, और इस बात को छुपाने की जरा भी चेष्टा नहीं की गई थी कि वह ठिकाना कहाँ है, क्योंकि महेश चंद्र को पूरा यकीन था कि बाजी उसके ही हाथ में रहेगी। परंतु बाजी उलट चुकी थी। इसमें कोई शक नहीं था कि वह ठिकाना देवराज चौहान ने ही तबाह किया है। यह जुदा बात है कि इस काम में उसने जसवंत मेहरा की सहायता ली हो, जो कि स्पष्ट जाहिर था, वरना इतनी जल्दी देवराज चौहान खतरनाक बमों और ढेर सारे आदमियों का इंतजाम कहां से करता? महेश चंद्र को महसूस हो रहा था कि देवराज चौहान अब उस पर भारी पड़ने लगा है। अगर देवराज चौहान को खत्म करने के चक्कर में रहा तो खुद उसकी जान के लिए खतरा पैदा हो सकता है। महेश चंद्र अंतिम फैसला कर चुका था। अपना खास सामान और दौलत समेटकर बेटी अर्चना के साथ इस शहर से कहीं दूर चले जाना चाहता था, और इसी सोच के बाद वह अपनी ही कैद में मौजूद अर्चना से बात करने आया था। आगे बढ़ते हुए महेश चंद्र दरवाजे के समीप पहुंचकर ठिठका। कुछ पल होंठ पीछे दरवाजे को घूरता रहा, फिर चाबी से लॉक हटाया और दरवाजा खोलते हुए भीतर आ गया। अंदर अर्चना बेड पर मुरझाई सी बैठी थी। दरवाजा खुलने की आहट पाकर उसने सिर को घुमाया। अपने पिता को भीतर प्रवेश करते देखकर वह उठ बैठी। पहले उसके चेहरे पर सख्ती के भाव उभरे, फिर आंखों में नफरत भरती चली गई। महेश चंद्र उसे देखकर मुस्कुराया। कैसी है मेरी बेटी? कहते हुए महेश चंद्र कुर्सी पर जा बैठा। अर्चना के होठ सख्ती से भिज गए। नाराज हो अपने पिता से? पिता? अर्चना कहर भरे स्वर में बोली। कौन पिता, कौन बेटी? आपके लिए तो रिश्ते नाते मायने ही नहीं रखते। कैसे नीच अधम इंसान हैं आप कि आपने अपनी ही बेटी को कैद कर रखा है? तुम्हारे भले के लिए। मेरे भले के लिए? अर्चना को राई बात पर पर्दा डालने की कोशिश मत कीजिए। मेरी नहीं, आपने मुझे अपनी भलाई के लिए कैद किया है, इसलिए कि मैं कहीं पुलिस के पास जाकर आपकी असलियत ना बता दूं, आपकी पोल ना खोल दूं, समाज को आपका असली चेहरा ना दिखा दूं। हो सकता है यह बातें हो, परंतु असल बात दूसरी है। वह भी बता दीजिए। दरअसल मेरे पास अथाह दौलत है।
उसे संभालने वाला और कोई नहीं है तुम्हारे अलावा। तुम मेरी बेटी हो, बेटा भी हो। तुमसे मैंने बहुत आशाएं लगा रखी है। महेशचंद्र ने गंभीर स्वर में कहा। मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी खोखली है। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मैं वही ब्लैकमैन हूं जिससे सब थर्राते हैं, परंतु तुम्हारे सामने मैं हाथ जोड़ रहा हूं कि हाथ जोड़ने की कतई जरूरत नहीं। अर्चना ने तीखे स्वर में कहा। मेरी बातों को छोड़ दो अर्चना बेटी, सब कुछ भूल जाओ। मैं तुम्हारा वही प्यारा प्यारा पिता हूं जिसने बचपन में तुम्हें अपनी गोद में खिलाया है, और प्यार भरे शब्दों के जाल में मुझे फंसाने की चेष्टा मत कीजिए। अर्चना ने कड़वे स्वर में कहा। मैं आपकी इन बातों में आने वाली नहीं। आप मेरे पिता नहीं, ब्लैकमैन है। महेशचंद्र के चेहरे पर अफसोस के भाव झलक उठे। आपने मुझे कैद में रखा है, रख लीजिए। मैं भी देखती हूँ कब तक आप मुझे अपनी कैद में रखते हैं। कभी तो कैद से बाहर निकलूंगी, और ऐसा वक्त आते ही सीधा पुलिस में जाकर आपकी पोल खोल दूंगी। आपके चेहरे पर पड़े पुलिस इंस्पेक्टर के नकाब को उतार फेंकूंगी। महेशचंद्र ने गंभीर भाव से सिगरेट सुलगाई और कश लेकर बोला। तुम्हें अपने पिता पर जरा भी तरस नहीं आता? आपको तरस आता है उन निर्दोषों पर जिनका खून आप बेवजह बहाते रहे? अखबार में ब्लैकमैन के कारनामे मैं हमेशा पढ़ती रही और सोचती थी कि कौन है यह ब्लैकमैन। वह इंसान है या शैतान जो इस तरह लोगों का खून बहाता फिर रहा है? मुझे क्या मालूम था कि वह और कोई नहीं, आप ही है। ऐसा इंसान जो पिता बनकर मेरे करीब रहा, जिसका कमाया मैं खाती रही और अपने हाथों से खाना बनाकर उसे खिलाती रही। महेशचंद्र अर्चना के धधकते चेहरे को देखता रह गया। तो तुम मेरी बात नहीं मानोगी? नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। लेकिन अपनी बात मनवानी अब मेरे लिए मजबूरी बन गई है। आप मेरे साथ जो भी सलूक करना चाहते हैं कर लीजिए, भूमिका बांधने की जरूरत नहीं। महेशचंद्र ने कश लिया। यह भूमिका नहीं है, मैं सच्चाई बयान कर रहा हूँ। जो जी में आए कीजिए। कई पलों तक वहां पर गहरा सन्नाटा छाया रहा। फिर महेशचंद्र बोला। देवराज चौहान से तो तुम मिल ही चुकी हो। दरअसल वह बहुत खतरनाक इंसान है और हाथ धोकर बुरी तरह मेरे पीछे पड़ गया है। मैं उससे कमजोर नहीं हूँ, परंतु दिमागी तौर पर मैं इन चीजों को, खून खराबे आदि को छोड़ चुका हूँ। अब आराम से जिंदगी बिताना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, अपनी बेटी के साथ। धूमधाम से किसी अच्छे लड़के से शादी कराना चाहता हूँ। तेरी मांग में सिंदूर और हाथ में चूड़ा देखना चाहता हूँ। तुझे आजीवन खुश देखना चाहता। मुझे खुश देखना चाहते हैं? अर्चना कड़वे स्वर में बोल उठी। इसलिए पाप की गठरी बन बैठे हैं आप? हजारों निर्दोषों का खून बहाया है आपने। बहुत खूब, यह सब करके आप मुझे खुश देखना चाहते हैं? बहुत खुश हूं मैं, बहुत खुश। जो खून बहाया है आपने, उससे मैं मांग भर लूंगी। लाशों की हड्डियों का मैं चूड़ा बना लूंगी। और अर्चना, महेशचंद्र ने दांत भींच कर कहा। तकलीफ क्यों हो रही है आपको मेरी बात सुनकर? झूठ क्या कह दिया मैंने? यह मत भूलो कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। इसी बात का तो अफसोस है मुझे कि रिश्ते में आप मेरे पिता हैं। लेकिन मुझे तो तुम्हारी बेटी होने पर कोई अफसोस या गिला शिकवा नहीं। आपको क्यों होगा? तभी होता अगर मैंने ऐसा कोई खराब काम कर दिया होता जिससे आपकी नाक कटती, आपकी आंख शर्म से झुक जाती। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं किसी भी तरह फालतू बात नहीं करना चाहता। मैं तो आपसे कोई भी बात नहीं करना चाहती। अर्चना, जो बात करनी है कान खोलकर सुन लो। महेशचंद्र ने सख्त स्वर में कहा। चूंकि मेरी असलियत देवराज चौहान और जसवंत मेहरा द्वारा पहचानी जा चुकी है, इसलिए मेरी जान को खतरा है। इस शहर में रहना अब मेरे लिए ठीक नहीं। मैं जल्द से जल्द यह शहर छोड़ देना चाहता हूँ। अपनी अथाह दौलत और तुम्हें लेकर इस शहर से निकल जाना है मुझे। मैं आपके साथ किसी भी कीमत पर नहीं जाऊंगी। अर्चना गुर्रा उठी। महेशचंद्र के चेहरे पर खतरनाक भाव चमके। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। सुना नहीं आपने? किसी कीमत पर मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। तभी महेशचंद्र का हाथ घुमा और अर्चना के गाल पर पड़ा। अर्चना के होठों से चीख निकली। वह बेड पर जा गिरी। जो मैं कर रहा हूँ वह होगा और हर हाल में होगा। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। तुम्हारा पिता हूं मैं। तुम्हारा अच्छा क्या है, बुरा क्या, मैं बेहतर जानता हूँ। तुम मेरे साथ चलोगी। इस शहर को हम हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं। तैयार रहना, किसी भी समय मैं तुम्हें लेने के लिए आ सकता हूँ। बस दौलत इकट्ठी करने में 1-2 दिन का समय लगेगा। अर्चना रो रही थी, सिसक रही थी, आंखों में बेबसी ही बेबसी थी। रात के 11 बजे देवराज चौहान और महादेव ने जसवंत मेहरा से विदा ली। जसवंत मेहरा को उसने कुछ भी नहीं बताया था कि वह क्या करने जा रहा है। जसवंत मेहरा ने कई बार पूछने की कोशिश की, परंतु देवराज चौहान ने उसे कुछ भी ना बताया। हालांकि महादेव खुद नहीं जानता था कि देवराज चौहान की योजना क्या है, परंतु चलते समय शान से उसने गर्दन अकड़ाकर भूरेलाल से कहा कि 8 करोड़ का सोना तैयार रखें। इस बार भूरेलाल माथे पर बल डालने की अपेक्षा मुस्कुरा कर रह गया। देवराज चौहान और भूरेलाल वहां से रवाना हो गए। उनके जाते ही भूरेलाल बोला, मैं पीछा करूं इनका? क्यों? जसवंत मेहरा के माथे पर बल पड़े, यह जानने के लिए कि आखिर देवराज चौहान की ऐसी क्या योजना है जो हमें भी नहीं बता रहा और दावे के साथ कहता है कि वह महेशचंद्र को खत्म करने जा रहा है। भूरेलाल, आज पहली बार तुमने बेवकूफी से भरी बात की है। मैं समझा नहीं। जसवंत मेहरा ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। वह देवराज चौहान है। हाँ है, तो उसके बारे में जानते नहीं कि वह ऐसी बातें पसंद नहीं करता। हम ही उसे काम सौंपकर खुद ही उसका पीछा करने लगे।
तो यह भारी अविश्वास वाली बात होगी और देवराज चौहान किसी भी सूरत में इस बात को पसंद नहीं करेगा और ऐसा होने पर वह हमारे खिलाफ भी हो सकता है। जिद में आकर ब्लैकमैन को खत्म करने के काम में पीछे हो सकता है। भूरेलाल खामोश रहा। मुझे पूरा विश्वास है कि देवराज चौहान ब्लैकमैन को खत्म कर देगा। उसमें इतना हौसला है, हिम्मत है, वह सब कुछ कर गुजरने के काबिल है। वह हम पर विश्वास करता है तो हमें भी उस पर विश्वास करना चाहिए। उसके काम में जरा भी दखल नहीं देनी है हमने। अगर वह नहीं बता रहा तो सिर्फ इसलिए कि वह अपनी योजना को गुप्त रखना चाहता है, खोलना नहीं चाहता। वह अपने ढंग से काम करना चाहता है और मैं इस हक में हूं कि वो अपने ढंग से काम करे। इसमें कोई बुराई नहीं है। वह जो करता है उसे करने दिया जाए। जो भी करेगा उसमें हमारा ही भला है, हमारे ही हक में है। उसका पीछा करके व्यर्थ सोए सांप को छेड़ने वाली बात हमें नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, भूरेलाल ने समझने वाले भावों में सिर हिलाया। यह बात तो ठीक कह रहे हो आप। कभी जल्दबाजी मत करो, होश में रहकर सब्र से काम लो, इंतजार करने की आदत डालो और तेल देखो, तेल की धार देखो। जसवंत मेहरा ने कश लिया और गंभीर स्वर में बोला, जो कुछ भी हो रहा है इसमें हमारा क्या जाता है? कुछ भी नहीं जाता। देवराज चौहान अगर ब्लैकमैन को खत्म कर देता है तो हमारा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बदले में सिर्फ 8 करोड़ ही तो लेगा हमसे, जो कि हमारे धंधों के हिसाब से बेहद मामूली रकम है। और अगर इस काम में देवराज चौहान असफल रहा, मारा गया, तो तब भी हमारा कुछ नहीं जाता। हम अपने हिसाब से ब्लैकमैन को निपट लेंगे। आखिर यह राज तो खुल ही चुका है कि इंस्पेक्टर महेश चंद्र ही ब्लैकमैन है। जब उसके बारे में मालूम हो ही चुका है तो उसे ढूंढ कर तलाश करके खत्म कर देना कौन सी बड़ी बात है। देर सवेर कभी तो वह हमारे हत्थे चढ़ेगा ही, लेकिन पहले हमें देवराज चौहान को देखना है कि वह क्या करता है। जसवंत मेहरा की प्रासंगिक बात पर भूरेलाल सहमत हो गया, क्योंकि बात में वजन था, टनो वजन था। 2 दिन बीतने पर भूरेलाल ने जसवंत मेहरा से बात की। अभी तक कोई खबर नहीं मिली। भूरेलाल के स्वर में बेचैनी थी। यही बात मेरे दिमाग में घूम रही है, जसवंत मेहरा बोला। मुझे तो लगता है ब्लैकमैन ने कहीं उसका शिकार ना कर लिया हो। क्या कहें, अगर उन्होंने ब्लैकमैन को खत्म कर दिया होता तो कहीं से तो महेश चंद्र के मरने की खबर मिलती है हमें, बतौर पुलिस इंस्पेक्टर ही सही। जसवंत मेहरा ने कहा, यह बात तो ठीक है। मेरे ख्याल में 1 आध दिन का और इंतजार करना चाहिए हमें, फिर अपनी कोशिश शुरू करनी चाहिए ब्लैकमैन को, महेश चंद्र को खत्म कर देने की। हमें बेकार बैठे रहने का भी कोई फायदा नहीं। अगर देवराज चौहान ने हमें बताया कि वह क्या करने जा रहा है तो हम कुछ सोच सकते थे, अनुमान लगा सकते थे कि उनके साथ क्या हुआ होगा, क्या नहीं। अब तो इस बारे में कुछ भी नहीं सोच सकते। बस 1-2 दिन इंतजार कर लो, शायद देवराज चौहान की कोई खबर आ जाए। नहीं तो हम खुद महेश चंद्र के पीछे लग जाएंगे, अपने सारे आदमियों को इस काम पर लगा देंगे। जसवंत मेहरा ने कहा, अच्छी बात है। महेश चंद्र दिल ही दिल में खुश था और चेहरे पर भी खुशी झलक रही थी। 2 दिन की अथक मेहनत के पश्चात उसने अपनी सारी दौलत समेट कर पैक करके गुवाहाटी के लिए बुकिंग करा दी थी। उसका इरादा अर्चना के साथ गुवाहाटी जाने का था। अरबों की दौलत थी। इस सारे काम में उसे 2 दिन लगे और सारा काम उसने इतने गुपचुप तरीके से किया कि किसी को हवा तक ना लगी। अपना ब्लैकमैन का वजूद खत्म करने जा रहा था वह, हमेशा हमेशा के लिए मात्र महेश चंद्र बनकर रहना था अब उसने। इन सब कामों से फारिग पाकर वह अर्चना के पास गया। अर्चना ने गंभीर किंतु क्रोध से भरी निगाहों से महेश चंद्र को निहारा। क्या हाल है हमारी बेटी का? अर्चना दांत पीछे खड़ी रही। कोई बात नहीं, धीरे धीरे नाराजगी दूर हो जाएगी तुम्हारी। खून का रिश्ता खत्म नहीं होता, कभी हो जाता है। खून के रिश्ते से ज्यादा इंसानियत का रिश्ता अहम महत्व रखता है, अर्चना ने कटुता भरे स्वर में कहा। गलत कहती हो तुम, अभी समझ नहीं है तुम्हें, बच्ची हो, महेश चंद्र ने मुस्कुरा कर कहा। बच्चे जब बड़े हो जाए तो वो बच्चे नहीं रहते। बाप की निगाहों में वो सदा बच्चे ही रहते हैं, बेशक बाप से लंबे ही क्यों ना हो जाए। बाप होने से कोई समझदार नहीं हो जाता, कड़वे स्वर में बोली अर्चना। मैं तुमसे बेकार की बहस करने नहीं आया था, महेश चंद्र ने शांत स्वर में कहा। मैं तुमसे सिर्फ यह कहने आया हूं कि कुछ घंटों के पश्चात हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं, तैयार रहना। अर्चना ने सख्त निगाहें उठाकर महेश चंद्र को देखा। मुझे नहीं जाना आपके साथ, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। जो मैं कह रहा हूं वही होगा, मेरे किसी भी मामले में तुम्हारी मर्जी नहीं चलने की, महेश चंद्र ने कठोर स्वर में कहा। जिद करने का नतीजा ठीक ना होगा, क्योंकि होगा तो वही जो मैं चाहता हूं। अर्चना ने होठ खींच लिए। महेश चंद्र कठोर निगाहों से उसे देखता हुआ बाहर निकल गया। महेश चंद्र अब फ्री था। अपनी सारी दौलत वह गुवाहाटी के लिए बुक करा चुका था। बड़ी बड़ी पेटियों में, कागजों में यही लिखा गया कि वह सामान है। किसी को क्या पता चलना था कि भीतर क्या है। गुवाहाटी स्टेशन से उसने दौलत से भरी पेटियों को हासिल कर लेना था। वह चाहता तो अर्चना के साथ अभी गुवाहाटी के लिए रवाना हो सकता था, परंतु आखिरी बार वह चंद घंटे इस शहर को और देख लेना चाहता था। अपनी इस इच्छा को वह रोक ना पाया। उसे वह घर याद आया जहां उसने अपनी तमाम उम्र बिता दी थी। अर्चना भी वहीं पाल पोसकर बड़ी की थी। उस घर को अब छोड़ना था उसे, और आखिरी निगाह वह उस घर पर मार लेना चाहता था। अपनी यादों को उस घर से समेटकर अपने साथ ले जाना चाहता था, ताकि गुवाहाटी पहुंचकर उसे किसी चीज की कमी ना हो।
महेश चंद्र ने घर के सामने कार रोकी और उतरकर आगे बढ़ गया। इस बात के प्रति वह सतर्क था कि देवराज चौहान या जसवंत मेहरा का निशाना वह न बने। बंद दरवाजे पर लटक रहे ताले को खोलकर वह अंदर प्रवेश कर गया और भीतर से सिटकनी चढ़ा ली। सामने छोटा सा ड्राइंग रूम था। भारी निगाहों से वह ड्राइंग रूम में निगाहें दौड़ाने लगा। मन नहीं था उसका यहाँ से जाने का, परंतु जाना लाजिमी था, मजबूरी थी। इस शहर में रह पाना अब और ज्यादा संभव न था। कई पलों तक वह ड्राइंग रूम को ही निहारता रहा, फिर आगे बढ़ा बेडरूम की तरफ। महेश चंद्र का इरादा था कुछ देर वहां बिताकर अर्चना को साथ लेकर आज ही इस शहर को छोड़ दे। अभी वह दूसरे कमरे की चौखट पर ही था कि एकाएक उसकी छाती पर जबरदस्त हाथ पड़ा। महेश चंद्र के पांव उखड़ गए। वह उछलकर पीठ के बल नीचे जा गिरा, फौरन सीधा हुआ। सामने निगाह पड़ते ही वह उसी स्थिति में बैठा रह गया। तुम? उसके होठों से निकला। दरवाजे के बीचों बीच रिवॉल्वर थामे महादेव खड़ा था। उल्लू के पट्टे, महादेव तीखे स्वर में गुर्राया, 2 दिन हो गए हमें यहाँ बंद हुए बैठे, खुली हवा भी नहीं ली। यह सोचकर कि अभी तू आता है, बहुत देर कर दी तूने आने में। महेश चंद्र को होश आया जैसे। वह फौरन उठकर खड़ा हो गया। तुम भीतर कैसे आए? खिड़की से, महादेव कड़क स्वर में बोला। क्यों, ऐतराज कोई? महेश चंद्र के होठों से कोई बोलना फूटा। उसकी निगाह देवराज चौहान पर पड़ी जो महादेव की बगल में आ खड़ा हुआ था। देवराज चौहान को देखते ही महेश चंद्र का मुंह खुला का खुला रह गया। आंखों में आतंक की छाया लहरा उठी। मौत का गहरा सन्नाटा वहां छा गया था। रिवॉल्वर उसकी जेब में थी, परंतु निकालने का होश न था उसे, क्योंकि महादेव के हाथों में रिवॉल्वर थमी थी तो वह कभी भी गोली चला सकता था। देवराज चौहान और महादेव कमरे के भीतर आए। महेश चंद्र के होठों से कुछ न कहते बन रहा था। उसे तो आशा ही नहीं थी कि वह यहाँ आकर मौत के घेरे में फंस जाएगा। वह तो शहर छोड़ने की तैयारी में था, परंतु अब तो उसे कुछ और ही नजर आ रहा था। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और आगे बढ़कर कुर्सी पर जा बैठा। कैसे हो महेश चंद्र? देवराज चौहान ने शांत लहजे में पूछा। महेश चंद्र के होठों से कोई शब्द न निकला। तुमने समझा था हमारे कंधों में बम लगा दिए, सारा किस्सा ही खत्म। महेश चंद्र सूखे होठों पर जीभ फेर बैठा। उस वक्त तुम यह भूल गए कि लोग मुझे देवराज चौहान कहते हैं? नहीं, याद था मुझे कि तुम देवराज चौहान हो, खालिस देवराज चौहान। परंतु तब मुझे इस बात का भी एहसास था कि मैं महेश चंद्र हूँ, ब्लैकमैन हूँ, एक बहुत ही खतरनाक संगठन का मालिक हूँ। अब वह ब्लैकमैन कहाँ है? देवराज चौहान का स्वर शांत था। महेश चंद्र से कुछ कहता ना बना। बुलाओ अपने संगठन को महेश चंद्र। महेश चंद्र ने होठ भींच लिए। देवराज चौहान कहर से भरी हंसी हंसा, कश लिया सिगरेट का। डॉक्टर ने तुम दोनों के कंधे में बम फिट किए थे? महेश चंद्र ने पूछा। हाँ किए थे। फिर वह कहाँ गए? यह बताना मैं जरूरी नहीं समझता। देवराज चौहान हंसा। तुम चालाकी से फांस कर बम लगाने जैसा काम कर सकते हो तो मैं उन्हें निकाल फेंकने की भी कुव्वत रखता हूँ। उन्हें निकाल पाना इतना आसान नहीं था। महेश चंद्र के होठों से निकला। समझदारी हर चालाकी का जवाब होता है। देवराज चौहान ने दांत खींच कर कहा। महेश चंद्र देवराज चौहान को घूरता रहा। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे? तुम्हारा इंतजार। क्या मतलब? महेश चंद्र की आंखें सिकुड़ गई। हमें तुम्हारी तलाश थी, लेकिन तुम हमें कहीं भी नहीं मिल रहे थे। देवराज चौहान मुस्कुराकर बोला। अगर तुम हमें कहीं मिल सकते थे तो यही मिल सकते थे। यह तुम्हारा आशियाना था। कभी तो यहाँ लौटते और लौटे भी। महेश चंद्र ने भी सिगरेट सुलगाई। कष्ट लेकर गंभीर स्वर में बोला। सही ख्याल था तुम्हारा। अपने घर को देखने की खातिर ही मैं यहाँ आया, परंतु फंस गया। महादेव कहकर हंसा। महेश चंद्र सपाट चेहरे से निगाहों से देखता रहा। महादेव? हाँ। महादेव ने देवराज चौहान को देखा। इसकी जेब में रिवॉल्वर हो सकती है, वह ले लो, कहीं कोई गड़बड़ न कर दे। महादेव ने सावधानी से महेश चंद्र की जेब से रिवॉल्वर वसूली और अपनी जेब में ठूसते हुए कई कदम पीछे हटता चला गया। अपनी रिवॉल्वर अभी उसके हाथों में थी। अब बताओ महेश चंद्र, क्या करे तुम्हारे साथ? तुम क्या चाहते हो? महेश चंद्र अब खुद पर काफी हद तक काबू पा चुका था। जो तुम मेरे बारे में चाहते थे। महेश चंद्र के होठ भिज गए। तुमने सालों बहुतों का खून बहाया है। ब्लैकमैन के नाम से हर कोई डरता रहा, परंतु तुम्हारा राज खुलते ही तुम्हारा खौफ धूल की तरह उड़ गया। मेरे लिए अब तुम मामूली इंसान हो। वक्त वक्त की बात होती है देवराज चौहान। महेश चंद्र ने कश लिया। एक बात तो बताओ। पूछो। अपनी बेटी को तुमने कहाँ रखा है? देवराज चौहान ने पूछा। हिफाजत से है। वह तो मुझे भी मालूम है कि इतने कमीने नहीं हो जो अपनी बेटी का अहित करोगे। देवराज चौहान जहरीली हंसी हंसा। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि तुमने उसे कहाँ रख छोड़ा है, और यह भी जाहिर है कि वह जहां भी है अपनी मर्जी से नहीं है। तुमने जबरदस्ती रखा है उसे। कभी कभी बच्चों को समझाने के लिए सख्ती बरतनी ही पड़ती है। मतलब कि वह नहीं समझ पा रही कि तुम ठीक हो, गलत समझती है तुम्हें। गलत हूं तो गलत समझेगी ही। महेश चंद्र के होठों पर बरबस ही मुस्कान उभरी। लेकिन गलत काम अब मैंने छोड़ दिए हैं। अब मैं आम लोगों की तरह शरीफाना जिंदगी
बेकार की बातें ना करो। महादेव उसकी बात काटकर कह उठा, तुम्हारे पास हमारा 1 करोड़ 60 लाख रुपया है। जो डकैती हमने किशोर साहू के यहाँ की थी उसकी बात कर रहा हूं मैं। वह हमारे हवाले करो। अब मेरे पास दौलत नहीं है, वह पैसा मैं तुम लोगों को नहीं दे सकता। कहाँ है दौलत? तुम्हारे पास भी दौलत की कमी नहीं। मैंने कब कहा कमी है? परंतु सारी दौलत समेटकर मैंने ऐसी जगह रख दी है कि फिलहाल उसे वहां से हासिल नहीं कर सकता। महेशचंद्र ने सिर हिलाकर कहा, इसका मतलब 1 करोड़ 60 लाख के बिना ही हमें सब्र करना पड़ेगा कि? छोड़ो इन बातों को। महादेव ने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान के तेवर उसे बदले नजर आए। देवराज चौहान ने सुलगती निगाहों से महेशचंद्र को देखा। महेशचंद्र, तुमने अपनी बेटी को कैद कर रखा है। मैं नहीं चाहता कि वह निर्दोष तुम्हारी मौत के बाद भी कैद रहे, इसलिए उसके बारे में बता दो ताकि उसे आजाद कर सके। मेरी मौत? हाँ, अब तुम मरने जा रहे हो। तुमने हमारा बहुत अहित किया, हमें अपनी खतरनाक साजिश के तहत फंसाकर मौत के मुंह में धकेला। ऊपर से हमें मारने के लिए तुमने ही हम पर वार किया, हमें बलि का बकरा बनाया। इन सब बातों का इनाम तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। देवराज चौहान के होठों से गुर्राहट निकली। महेशचंद्र के होठ भिज गए, आंखों में खौफ की परछाइयां नाच उठी। साथ ही तुमने, महादेव ने क्रूर स्वर में कहा, हमारे शरीरों में बम फिट करके हमें मौत की कठपुतली बनाकर हमें मारना चाहा। यह तो हमारी समझदारी थी कि हम बच निकले, नहीं तो हम तो गए थे। तुमने तो अपनी तरफ से कोई कसर ना छोड़ी थी। महेशचंद्र के होठ भींचे रहे, बोला कुछ भी नहीं हुआ। बोलो, कहाँ है तुम्हारी बेटी? कहाँ रखा है उसे? देवराज चौहान ने सर्द लहजे में कहा। महेशचंद्र ने मुंह नहीं खोला। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। महेशचंद्र की आंखों में नाचती मौत की परछाइयां गहरी हो गई। आंखों में खौफ का समंदर ठाठे मारने लगा। देवराज चौहान की आंखों में स्पष्ट मौत दिख रही थी। मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? महेशचंद्र के होठों से सूखा सा स्वर निकला। जो तुम्हें मिलता हमें मारकर। बेवकूफी वाली बातें मत करो। महेशचंद्र ने अपना स्वर संयत करते हुए कहा, मैं तुम लोगों की जिंदगी संवार सकता हूँ। बहुत खुश हो जाओगे तुम दोनों, जरा भी गिला शिकवा बाकी ना बचेगा हमें दौलत देकर। देवराज चौहान ने कटुता से कहा, हाँ, बहुत दौलत है मेरे पास। अभी तो तुम खुद को 1 करोड़ 60 लाख देने में असमर्थ बता रहे थे। महादेव बोला, बोलो कितना पैसा चाहिए तुम्हें? 1 पैसा भी नहीं। मुझे जिंदा छोड़ने की कीमत बोलो देवराज चौहान। महेशचंद्र ने अपने शब्दों पर जोर दिया। मौत की दहलीज पर आकर भी सौदा कर रहे हो? गलत समझ रहे हो तुम महेशचंद्र। देवराज चौहान बोल रहा है, यह ठीक है कि हमें दौलत चाहिए, हर कदम पर दौलत मिलने की ही सोचते हैं हम, परंतु अपने उसूलों को तोड़कर मैं दौलत हासिल नहीं करता। उसूल मेरे पहले और दौलत बाद में। यह ठीक है कि इस समय तुम हमें इतनी दौलत दे सकते हो कि हमसे संभाली भी ना जा सके, परंतु मेरा उसूल इस समय तुम्हारी जान मांगता है, क्योंकि तुमने मेरी जान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दौलत का लालच देना छोड़ दो, सिर्फ मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। 4 गोलियां मारूंगा तुम्हें, 2 कंधे में, 2 तुम्हारे घुटनों पर। वैसे तो 4 ही बहुत रहेगी, परंतु अगर जरूरत महसूस की तो 5वीं गोली तुम्हारी खोपड़ी में उतारूंगा। तुमने अपनी बेटी को कहीं कैद कर रखा है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे मरने के बाद वह कैद में रहे और उसकी हालत बुरी हो जाए। जब तुम्हें विश्वास हो जाए कि अब तुम मरने जा रहे हो तो बता देना उसे कहाँ कैद कर रखा है। वहां जाकर मैं उसे आजाद करा दूंगा। नहीं बताना हो तो मत बताना, मैं अब नहीं पूछूंगा। देवराज चौहान के दांत भींचे हुए थे, आंखें भट्टी की तरह तप रही थी। महेशचंद्र का चेहरा दूध की मानिंद सफेद पड़ा हुआ था। उसने अपने सूखे होठों पर जीभ फेरी। तुम समझने की चेष्टा नहीं कर रहे। दौलत में बहुत ताकत होती है, दौलत सारी दुश्मनी भुला देती है। और फिर तुम मुझ पर गोली चलाओगे तो फायर की आवाज बाहर के लोग भी सुनेंगे। वो मेरी चिंता है। मेरी चिंता छोड़कर तुम अपनी चिंता करो। देवराज चौहान ने दरिंदगी भरे लहजे में कहा और ट्रिगर दबा दिया। कमरे में कानों को फाड़ देने वाला धमाका हुआ गोली महेशचंद्र के कंधे में जा धसी। महेशचंद्र के होठों से कर्ण भेदी चीख निकली और वह तड़प कर नीचे गिरा। देवराज चौहान, महेशचंद्र दहशत भरे स्वर में चीखा, यह क्या बेवकूफी कर रहे हो? मुझे मारो मत, मैं तुम्हें करोड़ों रुपए की दौलत दे सकता हूँ, जो मांगोगे वही दूंगा। तभी पुनः फायर हुआ। गोली दूसरे कंधे में धस गई। महेशचंद्र चीखा, उछला, फिर फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। उसके होठों से बराबर पीड़ा भरी चीखें निकल रही थी। होठों से जाने क्या क्या शब्द अशब्द निकल रहे थे। मजा आ रहा है, महादेव ने वहशी स्वर में कहते हुए देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान की आंखों में दरिंदगी सिमटी हुई थी, होठ सख्ती से भींचे हुए थे। 3री गोली चलाओ, महादेव ने पूर्ववत लहजे में कहा। जल्दी क्या है, थोड़ा तड़प लेने दो इसे, देवराज चौहान शब्दों को चबाकर बोला। महेशचंद्र तड़पता रहा। देवराज चौहान सिगरेट के कश लेता हुआ उसकी तड़पन देख रहा था। करीब मौजूद महादेव बेसब्री से 3री गोली चलने का इंतजार कर रहा था। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर संभाला, नाल महेशचंद्र की तरफ की। महेशचंद्र ने तड़पते हुए जब रिवॉल्वर की नाल को अपनी तरफ उठते देखा तो आतंक के मारे उसकी आंखें फटती चली गई। शेर की गुफा की भांति उसका मुंह खुलता चला गया।
नहीं, उसके कंठ से दहशतपूर्ण चीख निकली। तीसरी गोली चली। महेश चंद्र की दाई टांग का घुटना चूर चूर हो गया। महेश चंद्र के गले से डकारने की खतरनाक आवाज निकली और तड़पने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में हाथियों की चिंगाड़े गूंज रही हो। महेश चंद्र असहाय हो चुका था। दोनों बाहें नाकारा हो चुकी थी। घुटना नहीं सहला सकता था, तड़प रहा था और बेसब्री से वह ठीक तरह से तड़प भी नहीं पा रहा था। देवराज चौहान के दांत बीचे हुए थे। महेश चंद्र, तुमने भी तो इसी तरह लोगों को तड़पाया होगा। जाने कितने लोगों को इसी प्रकार बेबसी की मौत मारा होगा। कितना कहर ढाया होगा तुमने निर्दोषों पर। पीड़ा बर्दाश्त न कर पाने के कारण महेश चंद्र की आंखों में आंसू उभर आए। देखा तुमने? देवराज चौहान कटुता भरे स्वर में कह उठा। ब्लैकमैन, शहर का सबसे खतरनाक इंसान, जिसने कदम कदम पर दहशत फैला रखी थी, रो रहा है। आंखों से आंसू भरे हैं। महेश चंद्र को धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगा। कुछ आंसुओं के कारण, कुछ पीड़ा के कारण। धीरे धीरे उसकी तड़पन कम होती जा रही थी। उसकी शक्ति जवाब दे रही थी। वह खून से तरबतर था, खुद भी, फर्श भी। गहरी गहरी सांसें लेकर उसने गर्दन उठाई और टूटे स्वर में बोला, क्यों? कहते हुए महेश चंद्र हाफ रहा था। मेरी आंखों में आंसू नहीं आ सकते? मैं रो नहीं सकता क्या? मैं भी इंसान हूं, अन्य लोगों की तरह। जब दर्द सहन शक्ति से बाहर निकल जाए तो इंसान रोता ही है। देवराज चौहान के होठों पर कड़वी मुस्कान फैल गई। अब मैं तुम्हें तुम्हारे दूसरे घुटने को निशाना बनाने जा रहा हूं। महेश चंद्र, ठहरो। महेश चंद्र का सर टूट रहा था। क्या? मुझे बचा लो, मैं तुम्हें अपनी सारी दौलत दे दूंगा। बेकार है। तुम्हारा दूसरा घुटना किसी भी हाल में सलामत नहीं रह सकता। ठहरो, गोली मत चलाना। मेरी बात सुन लो, जल्दी बोलो। मेरी बेटी को तो तुम कोई तकलीफ नहीं दोगे? स्वर बेजान सा हो रहा था महेश चंद्र का। नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ। अर्चना कहाँ है? वहां से उसे आजाद करा देना। पता बोलो। महेश चंद्र ने टूटते स्वर में अपने ठिकाने का पता बताया। उसे जाकर आजाद करा देना। बहुत बहुत अच्छी है मेरी बेटी। कहते हुए महेश चंद्र की आंखों में आंसू और भी तेजी से बह निकले। बहुत दयनीय हो रही थी उसकी हालत। मैं तुम्हारी बेटी को कैद से अवश्य आजाद करा दूंगा। ठिकाने पर कितने आदमी हैं? 8-10। कोई दिक्कत नहीं, काम हो जाएगा। महेश चंद्र की हालत बिगड़ती जा रही थी। कुछ और तो नहीं कहना तुम्हें? महेश चंद्र कटे पेड़ की भांति नीचे पड़ा था। कभी कभार जोरों से तड़प उठता था। हाँ हाँ, क्या? मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जा सकती है? देवराज चौहान, सुना तो है। देवराज चौहान के होठ सख्ती से बिछे हुए थे। तुम मेरी भी आखिरी इच्छा पूरी क्या वादा करते हो? देवराज चौहान ने होठ बीच लिए। किया वादा। मेरे घुटने में गोली मत मारना। महेश चंद्र की आवाज बहुत ही धीमी हो गई थी। अब गोली ऐसी चलाना कि मैं और ना तड़प सकूं। बहुत तड़प लिया मैंने। देवराज चौहान के दांत भिज गए। फंसा लिया ना तुम्हें इसने अपनी बातों में? महादेव तीखे स्वर में बोला। तभी गोली चली। महेश चंद्र की खोपड़ी बिखरती चली गई। सिर्फ एक पल वह तड़पा, फिर शांत हो गया। साला सस्ते में छूट गया। महादेव नफरत भरे स्वर में बोला। हमें मारने चला था। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर जेब में डाली। महादेव ने भी रिवॉल्वर जेब में डाल ली। चलो। देवराज चौहान दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोला तो बाहर कई लोगों को खड़े पाया, जो कि उस घर की तरफ ही आकर्षित थे, परंतु किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। लोगों को देखते ही महादेव ने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। लोग पीछे हटते चले गए। किसी ने भी उनके सामने आने की चेष्टा न की। दोनों कार में बैठे और आगे बढ़ गए। महादेव ने रिवॉल्वर जेब में डाल ली। उसके चेहरे पर प्रसन्नता नाच रही थी। अब तो 8 करोड़ खरे। अभी एक काम बाकी है। क्या? महेश चंद्र की बेटी को कैद से निकालना है। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। वरना उन लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा कि उनका ब्लैकमैन मर चुका है। वह उसी प्रकार ड्यूटी देते रहेंगे और वह बेचारी कैद में ही तड़पती रहेगी, कैद में ही सड़ती रहेगी। यह बात तो है। महादेव ने सहमति से सिर हिलाया। अर्चना को महेश चंद्र ने कैद भी इसी कारण रखा होगा कि उसे अपने पिता का ब्लैकमैन वाला रूप पसंद नहीं आया होगा। देवराज चौहान सिर हिलाकर रह गया। 7 आदमी थे महेश चंद्र के उस ठिकाने पर। देवराज चौहान और महादेव ने बहुत ही सतर्कता के साथ उन 7 को शूट किया और वहां से अर्चना को लेकर उस ठिकाने से बाहर ले आए। फिर वहां पर एक पल भी न रुके। तीनों कार में बैठे। देवराज चौहान तेजी से कार को वहां से दौड़ाता चला गया। तुम देवराज चौहान हो ना? अर्चना ने कार में छाई खामोशी को तोड़ा। हाँ, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। तुम मेरे पिता के दुश्मन हो? मैं तुम्हारे पिता का नहीं, ब्लैकमैन का दुश्मन था। महेश चंद्र से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। तुमने मुझे कैद से क्यों निकाला? तुम्हारे पिता ने कहा था। मेरे पिता ने? अर्चना के चेहरे पर अजीब से भाव आए। हाँ, जब तुम्हारे पिता की अंतिम सांसें चल रही थी तो मुझे कहा कि मैं यहाँ से तुम्हें कैद से निकालकर आजाद करा दूं। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। मैंने तुम्हारे पिता को नहीं, ब्लैकमैन को मारा है। अर्चना कई पलों तक बुद्ध की मानिंद बैठी रह गई। फिर एकाएक उसके जिस्म में कंपन हुआ। आंखों से आंसू बह निकले। रुलाई ना फूटे, इस कारण उसने होठ खींच लिए थे। देवराज चौहान ने उसे देखा, फिर शांत स्वर में बोला। मैंने ब्लैकमैन को मारा, इसका मुझे जरा भी अफसोस या दुख नहीं है।
अर्चना ने अपनी बहती आंखों से आंसू पोंछने की असफल चेष्टा की। ब्लैकमैन की मौत का तो मुझे भी अफसोस नहीं है, अर्चना ने भीगे स्वर में कहा, लेकिन अपने पिता की मौत का है। देवराज चौहान कुछ न कह सका, उसकी भावनाओं को समझ रहा था वह। अब महादेव ने देवराज चौहान को देखा। इसे किसी मुनासिब जगह पर उतार देते हैं। कहने के पश्चात देवराज चौहान ने अर्चना से पूछा, तुम्हें किसी खास जगह पर उतरना है या कहीं भी उतार दूं? कहीं भी उतार दो, अर्चना ने भर्राए स्वर में कहा। कुछ आगे जाकर देवराज चौहान ने अर्चना को मुनासिब जगह पर उतारा और कार आगे बढ़ा दी। इसके साथ बहुत बुरा हुआ, महादेव बोला। बाप खतरनाक अपराधी निकला और मर गया, इसे अकेली छोड़ गया। महेश चंद्र ने आखिर ब्लैक मैन बनकर क्या कमा लिया? अपनी मौत कमा ली और अपनी बेटी को बेसहारा छोड़ गया। देवराज चौहान ने गहरी सांस ली, फिर सिगरेट सुलगाकर कश लिया। चेहरा बिल्कुल तनाव रहित था। अब कोई और तो काम नहीं। जसवंत मेहरा के पास चले, उससे 8 करोड़ का सोना तो वसूले। पुलिस को मेरी महक मिल गई होगी और मेरी तलाश में जमीन आसमान एक कर देंगे पुलिस वाले, महादेव ने गंभीरता से सिगलाया। अर्चना को उन लोगों ने मुनासिब जगह पर उतार दिया था। वह सड़क किनारे खड़ी उनकी कार को जाते देखती रही। तब तक वह मन ही मन फैसला ले चुकी थी कि आगे उसे क्या करना है। वह सीधे पुलिस के बड़े ऑफिसर के पास पहुंची और उन्हें सब कुछ बता दिया। अर्चना के मुंह खुलने की देर थी कि वहां हड़कंप मच गया। पुलिस इंस्पेक्टर और ब्लैकमैन, उन्हें हड़बड़ा देने के लिए यही बात काफी थी। आनंद फानन में पुलिस के सारे ऑफिसरान इकट्ठे हुए। मीटिंग हुई। 3 मिनट के भीतर ही उन चंद ऑफिसरों ने फैसला ले लिया कि महेश चंद्र के ब्लैकमैन होने की बात जाहिर नहीं होनी चाहिए, उससे विभाग की बदनामी होगी। अखबार वाले तो उनका पीछा ही नहीं छोड़ेंगे। फाइनल तौर पर आखिरकार उनमें यह तय हुआ कि महेश चंद्र को ब्लैकमैन के आदमियों के साथ मुठभेड़ में फर्ज की खातिर मारा गया दर्शाया जाए। जसवंत मेहरा का वह कुछ बिगाड़ सकने के काबिल नहीं थे और फिर वैसे भी उन्हें नजर आ रहा था कि अंडरवर्ल्ड का आगामी बादशाह जसवंत मेहरा ही बनने वाला है। उससे सीधे सीधे दुश्मनी लेना भी ठीक नहीं। अब बचा देवराज चौहान। सारा कहर उस पर गिरा। शहर की सारी पुलिस अपने ऑफिसरानों के आदेश पर देवराज चौहान की तलाश में मक्खियों की भांति शहर में फैलती चली गई। महादेव बहुत खुश था। उसका दिल जोरों से उछल रहा था। वह कार ड्राइव कर रहा था और देवराज चौहान उसकी बगल में आंखें बंद किए बैठा सिगरेट के कश ले रहा था। सिर्फ 10 मिनट पहले ही वह जसवंत मेहरा के ठिकाने से निकले थे। महादेव की निगाह बार बार पिछली सीट की तरफ जा रही थी, जहां बड़े बड़े सोने की ईंटों से भरे 8 करोड़ की कीमत के 4 सूटकेस मौजूद थे। उसे विश्वास नहीं आ रहा था कि 8 करोड़ का माल उसकी हद में है। उसने देवराज चौहान पर निगाह मारी। तुम तो बहुत चुप हो। देवराज चौहान ने सिर घुमाकर महादेव को देखा। तो क्या करूं? अरे भाई, 8 करोड़ का सोना हमने कमा लिया है, चेहरे पर रौनक तो लाओ। देवराज चौहान के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान उभरी। मैंने बहुत दौलत देखी है, इसलिए खुश होना छोड़ दिया है। रास्ते में वह 50 लाख का सोना भी ले लेना जो पहले जसवंत मेहरा ने एडवांस के तौर पर दिया था। देवराज चौहान ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे याद है अच्छी तरह से। महादेव ने तुरंत सिर हिलाया, फिर बोला, जसवंत मेहरा के तो मजे हो गए। अब तो अंडरवर्ल्ड का बादशाह बन जाएगा वह। उसकी बरसों की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। अब तो उसी का हुक्म चलेगा अंडरवर्ल्ड मत। देवराज चौहान ने कुछ ना कहा। उसकी सोचों का केंद्र अर्चना थी, जिसे कि अपने पिता महेश चंद्र से यह जानने का पूछने का मौका नहीं मिला था कि उसने काले धंधों से कमा रखी अरबों की दौलत कहाँ रख छोड़ी है। अब क्या प्रोग्राम है? महादेव ने पूछा। इस शहर में हमारा रुकना अब ठीक नहीं। ब्लैकमैन के जो खास आदमी होंगे उन्हें जल्दी ही हकीकत मालूम हो जाएगी तो वह मेरी जान के पीछे होंगे। उधर पुलिस को जब पहाड़ों पर लाशें मिलेगी तो किसी प्रकार यह बात तो मालूम कर ही लेंगे कि इस कांड के पीछे देवराज चौहान भी है। फिर पुलिस भी मेरे पीछे होगी। खामखा मुसीबत में गला फंसाने का क्या फायदा? अब यहाँ हमारा काम तो रहा नहीं। यह बात भी ठीक है, महादेव ने सिर हिलाया। लेकिन जगमोहन के बिना इस शहर से जा भी नहीं सकता। उसी का इंतजार करते करते इस मामले में फंस गया था। जगमोहन कहाँ है? किसी काम से गया है। देवराज चौहान ने होठ सिकोड़ कर कहा, कहीं से फोन करके मालूम करता हूँ कि कहाँ है। देवराज चौहान ने गहरी सांस ली और पीछे वाली सीट पर सूटकेसों को देखने लगा जिनमें लबालब सोना भरा पड़ा था। अब तो माल ही माल है, महादेव बड़बड़ा उठा। देवराज चौहान ने सत्तार खान को फोन किया। कौन है? दूसरी तरफ से रिसीवर उठाते ही कानों में तीखा स्वर पड़ा। सत्तार खान से मेरी बात कराओ। क्या बात कराऊं? कौन हो तुम? सत्तार खान बता देगा तुम्हें, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। तुम क्यों नहीं बताते? तुम्हारे बाप ने मना किया है। देवराज चौहान का स्वर तीखा हो गया। सत्तार खान साहब ने? देवराज चौहान खामोश रहा। रुको। उसके बाद लाइन पर खामोशी छा गई। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया कि तभी उसके कानों में सत्तार खान की आवाज पड़ी। हेलो सत्तार खान, मैं हूँ। देवराज चौहान का स्वर शांत था। तुम? देवराज चौहान? सत्तार खान का हैरानी से भरा स्वर। इतने परेशान क्यों हो गए? परेशान? सत्तार खान का व्याकुल स्वर उसके कानों में पड़ा। तुमने तो पूरे शहर में तबाही मचा रखी है। सुना है तुमने ब्लैकमैन जैसे खतरनाक इंसान को तबाह कर दिया, उसकी संस्था को तोड़ दिया। 2 मिनट भी तुम आराम से नहीं रह सकते? देवराज चौहान के होठों पर अजीब सी मुस्कान उभरी। अगर मुझे मालूम होता कि शहर में रहकर तुमने यह सब करना है तो जैसे भी होता मैं तुम्हें अपने पास ही रखता।
जब तक जगमोहन मेरे भाई को दूर छोड़कर वापस ना आ जाता। सब ठीक है, तुम फिक्र मत। क्या फिक्र ना करूं? शहर की सारी पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। सत्तार खान के स्वर में गहरी सांस लेने की आवाज आई। अगर किसी को मालूम हो गया कि शहर में तुम मुझसे मिलने आए थे तो सबसे पहले पुलिस वाले मुझे ही गोलियों से भून देंगे। एक बात तो बताओ, क्या ब्लैकमैन खत्म हो गया या अभी जिंदा है? जिंदा नहीं है। मतलब कि कर दिया उसे साफ? सत्तार खान का अजीब सा स्वर आया। बढ़िया किया, साले ने बहुत दहशत फैला रखी थी। गोली से मारा उसे कि चाकू से? गोली से। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभरी। ये जसवंत मेहरा का क्या चक्कर है? क्या चक्कर है? मैंने सुना है ब्लैकमैन को हटाकर तुम जसवंत मेहरा को अंडरवर्ल्ड का किंग बना रहे हो। मैं बना रहा हूँ? देवराज चौहान के होठों से गहरी सांस निकली। हाँ, सब यही कह रहे हैं। गलत कह रहे हैं। एक बात तो बता देवराज चौहान, क्या मैं क्या बुरा था? क्या मतलब ब्लैकमैन की जगह मेरे को बिठा देता? मैं ब्लैकमैन की जगह पर कौन बैठता है कौन नहीं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। यह ठीक है कि जसवंत मेहरा की सहायता से मैंने ब्लैकमैन को खत्म किया, इससे ज्यादा मेहरा से मेरा कोई वास्ता नहीं। तो इस शहर में जो खबर उड़ी हुई है वह झूठ है सरासर। विश्वास नहीं होता? सत्तार खान के गहरी सांस लेने का स्वर आया। तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। वैसे यह ब्लैकमैन था कौन? सुना है उसे कोई नहीं जानता था। मैं नहीं जानता ब्लैकमैन कौन था, देवराज चौहान ने बात खत्म करने वाले लहजे में कहा। जो भी था वो खत्म हो चुका है। जगमोहन के बारे में कोई खबर? रात को ही आया है वह। मेरे भाई को ठीक ठाक पहुंचा दिया उसने। सत्तार खान की आवाज आई। इस वक्त तुम्हारे बारे में ही बातें हो रही थी। वह चिंता में है कि तुम्हें कुछ हो ना जाए। फोन दूं उसे? जगमोहन को राजापुर रोड पर आने को फौरन कहो, देवराज चौहान ने कहा। अभी? हाँ अभी। तुम वही हो? ज्यादा सवाल नहीं सत्तार खान, समझा? और कुछ नहीं। देवराज चौहान ने रिसीवर रख दिया और वापस कार में आ बैठा। जगमोहन नहीं पहुंचा? महादेव ने पूछा। रात ही आया है, कुछ देर में राजापुर रोड पर आ जाएगा। महादेव ने कार आगे बढ़ा दी। जगमोहन सड़क के किनारे फुटपाथ पर खड़ा मिला। सत्तार खान का आदमी कार पर उसे यहाँ छोड़ गया था। उसके पास महादेव ने कार रोकी। जगमोहन ने कार का पिछला दरवाजा खोलना चाहा कि वहां मौजूद सूटकेसों को देखकर ठिठक गया। उधर बैठने के लिए कोई स्थान न था। देवराज चौहान ने आगे वाला दरवाजा खोला। जगमोहन भीतर बैठ गया। हाथ में थाम रखे ब्रीफकेस को उसने टांगों पर रख लिया। महादेव ने कार आगे बढ़ा दी। जगमोहन ने महादेव को देखते ही कहा। महादेव ने कार आगे बढ़ाते हुए कहा, घूमते घूमते आ गया। घूमते घूमते? जगमोहन की आवाज में व्यंग था। महादेव ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। तेरे को तो मैं बाद में देखूंगा, कहने के साथ ही देवराज चौहान से पूछा, इन सूटकेसों में क्या है? सोना, बोला महादेव। क्या? जगमोहन के माथे पर बल पड़े। गोल्ड? गोल्ड? सोना? जगमोहन के चेहरे पर अजीब से भाव उभर आए। हाँ, पूरे 8 करोड़ का है। 8 करोड़? जगमोहन सकपका उठा। मुझे बेवकूफ बनाता है? सच कह रहा हूँ, देवराज चौहान से पूछ ले। जसवंत मेहरा से सौदा किया था, उसकी एवज में यह 8 करोड़ का सोना है। महादेव हंसकर बोला। सत्तार खान ने ब्लैकमैन वाला मामला काफी हद तक उसे बता दिया था। यह ब्लैकमैन का क्या किस्सा है? जगमोहन ने देवराज चौहान से पूछा। तुम तो कहते थे कि जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक आराम से रहोगे, लेकिन तुम तो बस होते होते हो गया। देवराज चौहान मुस्कुराया। इसके साथ ही कम शब्दों में देवराज चौहान ने सारा मामला जगमोहन को बता दिया। सुनने के बाद जगमोहन ने सिर आगे करके महादेव से कहा, वो 50 लाख का सोना कहाँ है जो जसवंत मेहरा ने पहले दे रखा था? बहुत संभाल कर रखा है। संभाल कर रखा क्या होता है? इधर ला। जगमोहन तीखे स्वर में क्या उठा। इधर क्यों? वह जो 8 करोड़ का यह जो 8 करोड़ का सोना पड़ा है, इसमें से जो हिस्सा मिलेगा उस सोने को इसमें से काट लेना। महादेव ने मीठे स्वर में कहा। हिस्सा? तेरे को किसने कहा तेरे को हिस्सा मिलने वाला है? देवराज चौहान से बात कर ले। देवराज चौहान की बात छोड़। जगमोहन उखड़े स्वर में क्या उठा। तब मैं नहीं था तेरी टपकती लार को रोकने के लिए। सिर्फ 1 लाख दूंगा, लेना है तो ले, नहीं तो भाग जा। मैं भीख नहीं मांग रहा, कई बार अपनी जान खतरे में डाली होगी तभी तो भीख नहीं दे रहा। मुफ्त में लाख का सोना दे रहा हूँ, बाकी का वापस कर। बीच में बैठे देवराज चौहान के होठों के बीच मुस्कान थिरक उठी। महादेव ने बुरा सा मुंह बनाया। इस बारे में आराम से बात करेंगे, महादेव बोला। हम अभी खतरे से बाहर नहीं है, शहर से निकलकर आमने सामने बैठकर बात करेंगे, जब मर्जी बात कर। जगमोहन तीखे स्वर में क्या उठा, लेकिन लाख से ऊपर 1 पैसा नहीं। तभी महादेव कार की स्पीड कम करने लगा। आगे कारों की कतार लगी थी। महादेव ने अपनी कार भी रोक दी। जसवंत मेहरा कब तक पूरी तरह अंडरवर्ल्ड का मालिक बन जाएगा? महादेव ने कहा। अगर ठीक ढंग से चलता रहा तो 4 दिन में। देवराज चौहान ने विचार मग्न स्वर में कहा। वैसे जसवंत मेहरा काबिल और समझदार इंसान है, वह सारा कुछ संभाल लेगा। ब्लैकमैन के ज्यादातर आदमी जसवंत मेहरा का साथ देने को तैयार हो जाएंगे, जो नहीं होंगे वह अवश्य मारे जाएंगे। जसवंत मेहरा किसी को सिर उठाने का मौका नहीं देगा। यह बात तो ठीक है। तभी देवराज चौहान ने सामने कारों की कतार पर निगाह मारी, जो कि बहुत धीरे धीरे आगे सरक रही थी। रात का अंधेरा चारों तरफ फैला था, रोशनियां हर और चमक रही थी। ट्रैफिक क्यों रुका है? महादेव ने जगमोहन को देखा। करता हूं मालूम, कहने के साथ ही जगमोहन कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतरा। ब्रीफकेस उसके हाथ में था, जिसमें सत्तार खान से लिया 50 लाख का माल भरा पड़ा था। उनकी कार के पीछे भी 10-12 कारें और ट्रक आ खड़े हुए थे। लाइन लंबी होती जा रही थी। सामने की तरफ 4 कारें थी, फिर पुलिस बैरियर। यहाँ ढेरों पुलिस वाले हथियारों के साथ नजर आ रहे थे। जगमोहन 2 पल ठिठका सामने का नजारा देखता रहा।
चेहरे पर सोच और उलझन के भाव थे। फिर मन ही मन कुछ फैसला किया और बैरियर की तरफ बढ़ गया। पुलिस वाले अपने कामों में व्यस्त थे। क्यों साहब? जगमोहन ने बैरियर के समीप खड़े पुलिस वाले से मीठे स्वर में पूछा। यह क्या हो रहा है? बैरियर क्यों? इतनी हथियारबंद पुलिस क्यों? हर वाहन की तलाशी क्यों? क्या बात है? बहुत ही खतरनाक अपराधी की तलाश की जा रही है, उस हवलदार ने अकड़ कर कहा। खतरनाक अपराधी? अच्छा, कौन है वह? देवराज चौहान। देवराज चौहान? जगमोहन जोरों से चौंका। चेहरे पर सकपकाहट के भाव आए, जिन्हें कि उसने तुरंत ही छिपा लिया। क्यों? अब उसने क्या कर दिया? क्या नहीं किया? पुलिस वालों के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी। अब तो यह ऑफिशियली सीक्रेट है कि अब उसने हमारे साथ क्या किया है। पूरी बात तो हमें भी नहीं मालूम। वैसे उसने हमारे डिपार्टमेंट के एक होनहार इंस्पेक्टर महेश चंद्र को शूट किया है। इस बारे में हमें ऊपर से सख्त आदेश है कि देवराज चौहान को किसी भी कीमत पर बचकर ना जाने दिया जाए। इसलिए हम हर वाहन को पूरी तरह चेक कर रहे हैं, इंसान हो या सामान, किसी को चेकिंग के दौरान छोड़ा नहीं जा रहा। सत्यानाश? जगमोहन के होठों से निकला। क्यों भाई, सत्यानाश क्यों कह रहे हो? पुलिस वाले ने उसे तीखी निगाहों से देखा। और मुझे कहीं जरूरी पहुंचना था, यहाँ बहुत देर लग जाएगी। जगमोहन ने फौरन बात संभाली। पुलिस वाले ने 2 पल सोचा, फिर बोला, तुम्हारी कार कहाँ? वह रही। तुम मुझे भले आदमी लगते हो, मैं तुम्हारी कार और तुम लोगों की चेकिंग पहले करके तुम्हें फौरिक कर देता हूँ, आओ। पुलिस वाला अपनी जगह से हिला। जगमोहन फड़बड़ा उठा। क्या फायदा? वो जल्दी से बोला। कार तो बाकी कारों के बीच फंसी है, तलाशी पहले लो या बाद में, यहाँ से चलना तो बाद में ही होगा। पुलिसमैन ने कारों की कतार पर निगाह मारी, फिर से हिलाकर रह गया। जगमोहन वहां से हिला और टहलता हुआ कार की तरफ बढ़ा। जब वो कार के पास पहुंचा तो देवराज चौहान ने उसे प्रश्न भरी निगाहों से देखा। जगमोहन थोड़ा सा झुका और खिड़की के पास मुंह ले जाकर बोला, कार से बाहर निकलो और खिसक लो। क्यों? देवराज चौहान के माथे पर बल पड़े। पुलिस वाले हमारी ही तलाश में रास्ता रोके हुए हैं, खास तौर से तुम्हारी तलाश में, जगमोहन ने दबे स्वर में कहा। देवराज चौहान के होठ सिकुड़े। फिर तो कार छोड़कर ही यहाँ से निकलना होगा। हमारी कार रुके ट्रैफिक के बीच फंसी पड़ी है। और यह सूटकेस 8 करोड़ का सोना, इस पर नजर रखेगा तो सारी उम्र जेल में चक्की पीसता रहेगा। जगमोहन मर मार कर क्या उठा। तुम्हारा मतलब इन्हें छोड़ दूं? महादेव का मुंह खुला का खुला रह गया, चेहरा फक पड़ गया। उसके मस्तिष्क में खामखा के धमाके फूटने लगे। अगर मेमोत नहीं मरना तो इस 60 करोड़ के सोने को यहीं छोड़ना होगा। भूल जा इसे, जान रही तो पैसा फिर कमा लेंगे। ऐसा लालच किस काम का कि जान भी ना रहे और पैसा भी ना रहे, देवराज चौहान ने कहा। लेकिन ज्यादा वक्त नहीं है महादेव, हमारे आगे सिर्फ 2 कारें हैं। उसके बाद बैरियर के पास पहुंच गए तो कार छोड़कर जा भी नहीं सकेंगे, पुलिस वालों की निगाहों में आ जाएंगे। बैरियर पर ढेर सारे हथियारबंद पुलिस वाले हैं, उनका मुकाबला करना कठिन है। और फिर हम उनसे इसलिए लड़ेंगे कि दौलत बच जाए, 8 करोड़ का सोना बच जाए, जो कि बच ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी कार आगे पीछे की कारों के बीच फंसी है। इसे निकाला नहीं जा सकता। अगर निकाला जा सकता होता तो हम अवश्य ही कार सहित निकलने की चेष्टा करते। अब सब कुछ बेकार है। अगर तुम चाहो सोने के साथ कोशिश कर सकते हो, बच निकले तो 8 तुम्हारा, मर गए तो तुम्हारी किस्मत। कहने के साथ ही देवराज चौहान कार के पास से हिला और जेबों में हाथ डाले धीरे धीरे टहलने की मुद्रा में सड़क पार करता चला गया। उसका रुख सामने नजर आ रही गली थी। ब्रीफकेस थामे जगमोहन उसके साथ हो लिया। गली के किनारे पहुंचते ही देवराज चौहान ने छिटक कर सिगरेट सुलगाई। 8 करोड़ का सोना हाथ से निकल जाने का उसे दुख था, परंतु अब कुछ भी नहीं हो सकता था। बेख्याली में वह पुलिस के घेरे में आ फंसे थे। 8 करोड़ का सोना तो जाना ही था, फिर लालच में पड़कर क्यों अपनी जान गंवाएं, यह समझदारी का सौदा नहीं था। देवराज चौहान ने एक निगाह पुलिस बैरियर पर डाली। उनकी वाली कार का नंबर आ गया था। पुलिस वाले उसके भीतर झांकने का प्रयत्न कर रहे थे और फिर देखते ही देखते पुलिस वाले मक्खियों की भांति कार से चिपकते चले गए। कार नजर आनी बंद हो गई। देवराज चौहान समझ गया कि सूटकेसों में मौजूद सोने की झलक वे पा चुके हैं। खेल खत्म, महादेव का काम तो हो गया। जगमोहन गहरी सांस लेकर बोला, लगता तो ऐसा ही है। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, पहले तो महादेव इतना लालची नहीं था, बेवकूफ निकला। इतना भी लालच नहीं करना चाहिए कि बाकी के दिन जेल में बिताने पड़े। लालच के मामले में तो वह मुझसे भी बाजी मार कर ले गया। आओ। देवराज चौहान के होठों से गहरी सांस निकली और पलटकर तेज तेज कदमों से गली में प्रवेश करता चला गया। इस समय उसे हाथ से करोड़ निकल जाने का इतना गम नहीं था जितना कि महादेव के फंस जाने का। उसका लालच ही उसे ले डूबा था। गली के दूसरे किनारे पर पहुंचते ही देवराज चौहान छिटक गया। महादेव दीवार के साथ खड़ा गहरी गहरी सांस ले रहा था। तुम? हाँ, महादेव सांसें सैयद करता बोला। मैं दूसरी तरफ से भागकर पहले ही यहाँ पहुंचा था। वास्तव में हमारी ऐसी हालत थी कि पुलिस के घेरे से हम सोना नहीं निकाल सकते थे। उसे छोड़कर खिसक जाना ही हमारे लिए बेहतर था। तुमने ठीक कहा था, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, हम खाली हाथ नहीं रहे। अभी 50 लाख का सोना तो है हमारे पास। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभर आई। अब महादेव करोड़ों पर नहीं, सिर्फ 50 लाख पर संतोष कर रहा था। करोड़ों का भूत उसकी खोपड़ी से निकलकर भाग गया था। अब तू मेरे लिए फिर नई मुसीबत खड़ी करेगा? महादेव ने जगमोहन को देखा। क्यों, फिर हिस्सा मांगेगा? उसके बारे में बैठकर बात करते हैं। महादेव मुस्कुराया। जगमोहन तीखी निगाहों से उसे देखता रहा। एक बात तुम अब भी भूल रहे हो महादेव। देवराज चौहान हंसकर बोला। क्या? 3 महीने तक 12 करोड़ हमने जसवंत मेहरा से लेना है अभी? ओह,
महादेव गर्मजोशी से उछल पड़ा। यह तो मैं भूल ही गया था, 12 करोड़। करोड़ों का भूत फिर महादेव की खोपड़ी में सवार हो गया और मौजूदा 50 लाख जो इस सारे रगड़े में उनके हाथ लगे थे उन्हें फिर भूले जा रहा था। 50 लाख लो और खिसक लो इस शहर से। देवराज चौहान उसे करोड़ों की सोचों से बाहर लाया। हाँ हाँ चलो, महादेव तुरंत ही सिर हिलाकर बोला। 3 महीने बाद फिर इस शहर में आएंगे जसवंत मेहरा से 12 करोड़ लेने। खबरदार, जगमोहन के माथे पर बल नजर आने लगे। उस 12 करोड़ के बारे में सोचना भी नहीं। करेंगे करेंगे, बैठकर बात करेंगे, यहाँ से तो चल। महादेव दांत दिखाकर क्या उठा। महादेव का लाल सुर्ख खुशी से भरा चेहरा देखकर देवराज चौहान गहरी सांस लेकर रह गया। महादेव की लालच से भरी आदत अवश्य एक दिन उसे ले डूबेगी। देवराज चौहान को इस बात का एहसास स्पष्ट हो रहा था और जगमोहन खा जाने वाली निगाहों से महादेव को देखे जा रहा था। बेटे, जगमोहन बड़बड़ा उठा, तेरे को तो लाख से ऊपर 1 पैसा भी नहीं दूंगा। अपने बड़े बड़े दांत जितने भी फाड़ ले, मेरे से पाला पड़ा है तेरा। समाप्त। दोस्तों, यह एक्शन से भरपूर कहानी यही समाप्त होती है। यह इसका क्लाइमैक्स पार्ट था। मिलते हैं किसी और नई शानदार कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।